आसनगांव वाली बस कै बजे चलती है? हेलो, पूना आसनगांव। हाँ हाँ, पूना आसनगांव। ऐसी कोई बस सर्विस है ही नहीं। अरे है कैसे नहीं? मैं बता रहा हूं आपको, मैं गया हूं। हाँ हाँ, आप ही की बस सर्विस से। मैं नाथ देवलालीकर बोल रहा हूं, सदस्य विधान परिषद। अरे भाई, वो नमस्ते बमस्ते बाद पे कीजिए, पहले बस छूटने का टाइम बताने का कष्ट कीजिए। हाँ, पुनः हेलो हेलो, कट हो गया। एक तो नंबर ही नहीं मिलता था, नंबर लगा तो सुना ही नहीं देता था, और अब तो लाइन ही कट हो गई। और अजीब गोरख धंधा है, कह रहा है कि हमारी ऐसी कोई बस सर्विस है ही नहीं, बस वहां जाती ही नहीं। न जाने किसने उसे कंट्रोलर बना दिया। बाबा, हाँ, आप हर बार पूछते ही क्यों है, जब आप अनुभव से जानते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं होता। बात ये नहीं है, बात यह है कि हर कंट्रोलर को अपने टर्मिनस से छूटने वाली हर बस का पता होना चाहिए, इसीलिए तो उसे कंट्रोलर नियुक्त किया गया है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दुनिया भर के लोगों को अपने कर्तव्यों की याद दिलाने की ड्यूटी पर आप ही को नियुक्त किया गया हो। ये हमारे जयप्रकाश जी है ना, उन्होंने हमें एक नया नाम दिया है, दुनिया की मरम्मत करने वाले। लेकिन तुम सब बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। अरे आजादी से पहले हमने इस देश के भविष्य की क्या तस्वीर बनाई थी, और आज क्या देखना पड़ रहा है, डिस्गस्टिंग। अरे हाँ, जो तुमने वो हमारा नींबू पानी वाला थर्मोस साफ किया कि नहीं? नहीं किया होगा। और शेविंग ब्रश भी छूट गया था पिछली बार। और हाँ, वो गमछा। हाँ, लाती हूँ बाबा। बगैर गमछे कैसे काम चलेगा? किसी का घर मेहमान बन के रहो, ऐसे छोटी मोटी चीजें मांगा करो, अच्छा नहीं लगता। दलीप ने इतना टाइट कैसे कर दिया यार? क्या क्या कह रहे हो? कुछ ना कुछ साला हमेशा छूट जाता है। लेकिन इस बारे में हमारे विनोबा जी की मिसाल काबिले गौर है। जी, बहुत देर हो चुकी है। मंजे वो बाल ब्रह्मचारी है ना, इसीलिए कहा कि ब्रह्मचर्य से इसका ताल्लुक नहीं है जयप्रकाश, माइंड ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं। अनुशासन, अनुशासन होना चाहिए, लेकिन अनुशासन हमसे कोसों दूर रहा है। वो हमारे आचार्य जावड़ेकर जी कहा करते थे कि ये नाथ है अकलमंद मगर बेशऊर है। हंसो हंसो, खुल के हंसो। अरे मैं हंस नहीं रहा था, ये पेच उखाड़ रहा था, पता नहीं निकल नहीं। पेच उखाड़ना। जैकेट। हाँ। अच्छा बच्चों, हाँ, सेवा जी कब पधार रही है अहमदनगर से? माँ कह रही थी कि अगर रैली कल दोपहर तक खत्म हो जाएगी तो कल रात तक या आज 11 बजे तक पहुंच जाएंगी। भाई, हमें तो 12:30 बजे निकलना होगा। अरे वाह, मतलब आज आपकी भेंट होके ही रहेगी, ये पक्का?
पिछले 2 हफ्ते से यही हाल है, आंख बिचौनी खेल रहे हैं। वो महिला अधिवेशन के सिलसिले में बंबई गई है तो हम पूना, वो पूना आती है तो मैं चला जाता हूँ औरंगाबाद किसी रैली के लिए। अरे हम दोनों लोग हैं ना यहाँ पर, आपके मैसेज एक दूसरे को देते रहेंगे। वो ठीक है, लेकिन एक दूसरे को मैसेज देने का नाम शादी नहीं है। सहवास नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? जी। हाँ, बहुत भागदौड़ हो रही है। कभी ना कभी गंभीरतापूर्वक इसका विचार करना होगा। पर पहले भाग दौड़ पर रोक लगानी पड़ेगी आप दोनों को। सही बात है। हाँ। अच्छा, वो हमारी दवाई रख दी? कौन सी? इसबगोल रख दी है। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। क्या है, पेट साफ ना हो तो भाषण कुछ नहीं सूझता। बाबा हाँ? बसा क्या बसा ना। क्या हुआ? बाबा मुझे आपसे कुछ कहना है? अरे कहो ना, किसने रोका है तुम्हें? हम ये घर डेमोक्रेसी से चलाते हैं और इस बात का हमें गर्व है। बाहर डेमोक्रेसी और घर में तानाशाही ऐसा दोहरा व्यवहार हम नहीं करते। बोलो क्या बात है? अब माँ बस अभी आती ही होगी। दरअसल आप दोनों से कुछ बात करनी है, मुझे कुछ अपने बारे में। हाँ तो शुरू करो, बोलो। बोलो कैसे, माँ आए तभी तो। हाँ, अच्छा ठीक है, सेवा भी आती ही होगी। लेकिन कितना वक्त लोगी? आधा घंटा? 15 मिनट बस? हाँ। दिए। लेकिन तुम्हारी माँ का जिम्मा तुम पर है। अब वो अगर लेट आए तो मुझे मत कहना। आप दोनों साथ में मिलेंगे तभी तो। सही बात है, सही बात है। ऐसा कभी हो ही नहीं पाता कि मैं और सेवा दोनों साथ में बैठे तुम्हारी बातें सुने। मौका है। ये बहुत बुरी बात है। अरे हे पर है, ये भी आप ही कहते हैं। हमारे कहने के लिए भी तो कुछ बाकी रखिए। माँ आ गई, सामान उठा ले आता हूँ। एन वक्त पे आइए। कशी आहेस जो? अरे आप यही है? मुझे लगा था आप तो जा चुके होंगे। आपकी अपेक्षा भंग के लिए क्षमा चाहता हूँ, मगर बस 1:30 बजे चलती है। बस देर से चलती है इसलिए रुके हैं आप। बिल्कुल, वरना ये नाथ उनमें से नहीं कि जो एक अदना नाचीज बीवी का इंतजार करे। अरे भाई, बीवी से बड़ी है देश की पुकार। देश की पुकार नहीं नाथ जी, भाषण ठोकने की लत कहिए। कबूल भाई, हमें हमारी आवाज सुनना अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बुरी बात है। कहिए ना, बुरी बात करने वाले भी आप और बुरी बात कहने वाले भी आप ही। और कहे मैं डेमोक्रेटिक हूँ। अरे इनकी डेमोक्रेसी कोई हमसे पूछे? नाथ जी अगर डेमोक्रेटिक होते ना तो मैं इनकी पत्नी क्यों होती? नो, तुम्हें अपने बारे में फैसला करने की पूरी आजादी थी। लेकिन अगर मैं इनकार कर देती तो जनाब संन्यास लेकर हिमालय चले जाते। वो मेरा फैसला होता। नाथ जी, इसे अंग्रेजी में ब्लैकमेलिंग कहते हैं। अच्छा, मतलब हमारी धमकियों से डर के हमसे शादी करने के लिए राजी हुई? मक्का है, आपको क्या लगा मैं ऐसे ही राजी हो गई खुशी खुशी? तुम्हें पता है जो, उस जमाने के एक तो बड़े ही होनहार लीडर्स इनमें इंटरेस्टेड थे। उनकी तुलना में मैं तो ठहरा 3rd 4th रैंक पार्टी वर्कर। मगर जनाब अभी चुने गए। और ये बुरी बात है। उस वक्त लगा था कि आदमी ठीक है, अब आगे चलकर मंत्री बन सकता है। अब बन ही जाए तो जरा इतराने का मौका मिलेगा ना। पर कसला का है, इतनी बड़ी जनता की सरकार आई और गई, मगर ये रहे ऑर्डिनरी एमएलए। ठहरो, हमारी सोशलिस्ट सरकार एक बार आने दो, फिर देखना हमारे अलावा और कौन है। तेरे मेरे सपने हैं। हाँ बेटा, सपने। हम चमत्कारों में विश्वास रखते हैं। बाबा। हाँ? अरे हाँ, सॉरी बेटा। अरे सेवा, ये जो हमसे कुछ बात करना चाहती है, हमसे मतलब तुमसे और मुझसे। हाँ, अरे 15 मिनट का अपॉइंटमेंट ले रखा है इसने। तो आओ बैठो, हम उसकी बात सुनेंगे। हाँ? और इनका क्या करें? जी मैं चाय का इंतजाम करता हूँ। उत्तम विचार। बोलो तो, कैसा रहा अधिवेशन? महिलाएं इंटरेस्टेड थी? सब तो नहीं थी, लेकिन 3-4 जरूर थी। काफी सीरियसली सुन रही थी। लगा है रिसेप्टिव। चलो अच्छा है, 3-4 तो थी। हमारे वहाँ कैंप में सब लोग 50 के ऊपर, बुढ़े। हमारा सबसे यंगेस्ट मेंबर वो वामन बर्वे 40 साल का। और गाना, क्रांति का झंडा उठाओ साथियों। अरे काहे क्रांति का झंडा, उठाते ही स्लिप डिस्क हो जाए। यस, खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अरे बाप रे, सॉरी, आई एम सो सॉरी जो, आई एम सो सॉरी। पूरी दुनिया के लिए हमारे पास वक्त है और हमारे लाडलों के लिए नहीं। वी शुड बी अशेम्ड। बैठी तो हूँ बाबा, बेकार बड़बड़ करूं टाइम वेस्ट करता है। अब सुनो। हाँ बोलो ज्योति। बोलो बेटा। पता नहीं
कैसे कहूँ, मैं खुद ही तय नहीं कर पा रही हूँ. म्हणजे मैंने शादी करने का निर्णय किया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. निर्णय? हाँ, तो क्या तुम्हें ऐतराज है उसमें? अरे भाई, बड़ी हो गई है, शी इज अ मेजर नाउ. मैंने कब कहा बच्ची है? मुझे बस लगा कि क्या लगा कि वो सारी जिंदगी ऐसे ही कुंवारी बैठी रहेगी? हर सीधी बात का उल्टा मतलब निकालते हो तुम. भाई, इसीलिए तो मैं राजनीति में टिक पाया हूँ. राजनीति घर में मत घुसेड़ो. लड़की क्या कह रही जरा सुनो. मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, तुम खामखा बहस कर रही हो. हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा बोलो. कौन है वो लड़का, कौन है वो शहजादा? अरे जयप्रकाश जी, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए. हमारे लिए गुड न्यूज है, हमारी ज्योति शादी कर रही है. बेटा बताओ बताओ भाई को, कौन है वो लड़का? उसका नाम है अरुण अठवले. ब्राह्मण है? नहीं, दलित है. वाह, मार्वलस. लेकिन ये नाम से ब्राह्मण लगता है. और ब्राह्मण होता तो क्या होता? होता क्या? अरे भाई, मेरी बेटी अगर किसी उच्च वर्ण के लड़के के साथ शादी कर रही तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता. मैं साफ साफ कह देता हूँ. ये एक अपनी किस्म का जातिवाद नहीं हुआ? तू चुप रहा प्रकाश. क्या करता है वो? कहाँ रहता है? यही पुणे में बीए कर रहा है और श्रमिक समाचार में पार्ट टाइम सर्विस भी करता है. कहाँ मुलाकात हुई? समाजवादी विचार मंडल में. वाह. कुछ 2 महीनों से वहां आता रहा है. माँ बाप क्या करते हैं उसके? आई ऑब्जेक्ट टू दिस क्वेश्चन. अरे भाई, माँ बाप चाहे कुछ करते हो चाहे ना करते हो, हमारा संबंध उस लड़के के साथ है. मैं लड़के के संबंध में ही पूछ रही हूँ. माँ बाप कराड़ के पास चिरोली नाम के देहात में रहते हैं. वहां उनकी थोड़ी बहुत जमीन भी है. उनके बच्चे कितने हैं? 7. अरुण 2 नंबर का है. बड़ा भाई क्या करता है? असल में कुछ नहीं करता. क्यों? वो ऐसा ही है. पिता खेती करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं पड़ता. अरुण को हर महीना रुपया भेजना पड़ता है. और बाकी भाई बहन? जब बन पड़ता है तब स्कूल पढ़ने जाते हैं. सच तो ये है कि वो भी कुछ नहीं करते. कर्जा भी होगा ही. हाँ होगा, मगर कितना है वो मैंने नहीं पूछा. मतलब सारी जिम्मेदारी अरुण के सर पे है. सेवा, ही इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ हिज क्लास. तुम मुझे बोलने दोगे भी? अरे मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन वो दलित वर्ग का है. मुझे अनाड़ी समझते हो क्या? मैं नहीं जानती. तुम उसे कितने दिनों से जानती हो? यही कोई 2 महीनों से. लड़का बुद्धिमान है? हाँ है, मगर असामान्य नहीं है. कविता बढ़िया लिखता है. मुझे उसकी कविता ही अच्छी लगी. लीजिए, इस जाति के लड़के मानो जन्म से ही कविता लिखने की प्रतिभा रखते हो. बाबा आजकल आत्मकथा भी लिख रहा है. अच्छा. हाँ, मैंने कुछ हिस्सा पढ़ा. पढ़कर लगा कि उसकी खुशी के खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ. वाह जो. तुम भी जरा चुप रहा. हल्का स्वभाव कैसा है उसका? ऐसा नहीं कह सकते कि दुनिया के सारे अच्छे गुण उसमें हैं, मगर आज तक कोई बुरा अनुभव नहीं है. भरोसे के काबिल है? आई ऑब्जेक्ट टू दिस क्वेश्चन. अरे भाई, भरोसे के काबिल होगा इसलिए तो मेरी बेटी ने उसे चुना होगा. वो सिर्फ दलित है इसलिए तो. दलित हो या ना हो, मुझे बस इतना जानना है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं. माफ किया जा सकता है ऐसा मुझे लगता है. उसकी कविताओं ने और उसकी आत्मकथा ने मुझे इसका पूरा विश्वास दिलाया है. और इतनी सी पूंजी के बल पर तुमने उससे शादी करने का फैसला कर लिया? मैडम, आपको था पूरा भरोसा मुझसे शादी की तब. अरे आंदोलन में हम भाग ले रहे थे, उससे ज्यादा क्या था हमारे पास? वो बात और थी. ज्योति बेटा, मुझे लगता है कि तुम जल्दबाजी कर रही हो. सिर्फ 2 महीने हुए हैं तुम दोनों को एक दूसरे को जाने. तुम उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं हो, और जितना जानती हो वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं है. हाँ, इसीलिए अभी 2-3 साल और रुको. उसके बारे में माइन्यूटेस्ट जानकारी हासिल करो, उसके बाद में निर्णय करना उसके साथ शादी करनी है या नहीं. नॉनसेंस. नॉनसेंस क्या है सब इसमें? शादी आखिर जिंदगी भर का फैसला है. जयप्रकाश जी, किसी को देखना और देखते ही उसका अपने मन में बस जाना, इस बात का तजुर्बा है आपको? ये पोथा पढ़ पढ़ के समझ में आने वाली बात नहीं है. मन का तार बज उठने की बात है. यहां तार बजता है, गूंज वहां उठती है.
लेकिन ज्योति तो नहीं कह रही कि उसके मन के तार तार बज उठे थे। ऐसा ही हुआ होगा। क्यों ज्योति? मतलब तुमने उससे प्रेम नहीं किया? पता नहीं, उसने मुझसे पूछा क्या मेरे साथ शादी करने का ख्याल भयानक नहीं है। मैंने कहा नहीं तो। उसने कहा क्या मैं तुम्हें एकदम निकम्मा आदमी नहीं लगता? मैंने कहा नहीं। उसने कहा ताज्जुब है, और फिर कहा मेरे विचार से हम शादी कर लेते हैं। मैंने हाँ कर दी। लेकिन मन में ऐसे सैलाब सा नहीं उठा? हैं? मतलब दिल की धड़कनें तेज नहीं हो गई बेटा? सांसें एकदम नॉर्मल थी? मुझे खुद अचरज होता है। लगा जैसे कोई पूछे कि चाय पिएंगे। बाद में मुझे ही सब झूठ मूठ लगने लगा। ज्योति, ज्योति ये जिंदगी भर का फैसला है, कोई खेल नहीं है। मैं काफी सीरियस थी मां। कह सकती हो कि तुमने समझदारी का फैसला किया है। कभी लगता है हाँ, कभी लगता है पूरी गधी हूं मैं। तुमने जल्दबाजी की है ज्योति। और ये फैसला सुनाकर आप जो जल्दबाजी कर रही है उसका क्या? अरे हम तो उस लड़के को मिले तक नहीं हैं। बाबा मैं उसे यहाँ बुलाऊंगी, आप दोनों फ्री हो तो। आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि लड़का पांव जमाकर खड़ा हो सकता है या नहीं। अरे सबका जीने का अपना अपना तरीका होता है, उसमें मेल बैठना चाहिए कि नहीं? गृहस्थी का सवाल है आखिर। ठान लेने से कोई भी तरीके बदले जा सकते हैं। और पांव क्यों नहीं जमाएगा? ये कर रहा है वो, पांव क्यों नहीं जमाएगा? और उसकी आर्थिक जिम्मेदारियां? अरे तो हमारी ज्योति नौकरी करेगी, रुपया कमाएगी। वो कोई घर घुसती हाउसवाइफ तो नहीं है। अरे पर लड़का बिना देखे तुम उसकी वकालत क्यों कर रहे हो? ज्योति की शादी की जल्दी आपको क्यों है? ये भी सही है। अच्छा बाबा, मेरी बस का टाइम हो रहा है, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो सदन ने क्या प्रस्ताव पास किया है? हम उस लड़के को देखेंगे, उसे मिलेंगे। लेकिन ज्योति तो उसे ब्याहने का निर्णय कर चुकी है ना ज्योति? उस पर आगे भी सोचा जा सकता है। वो पता नहीं माँ, मगर मैं आप दोनों की राय जानना चाहती हूँ। सच तो ये है कि पहले ही जान लेना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक हो गया ना बाबा। तो डोंट वरी माय चाइल्ड, हम सब तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी। चलो भाई, जयप्रकाश मेरी बैग ले लो और रिक्शा बुला लो। ज्योति, ज्योति बेटा देखो, मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि वो दलित है। तुम तो जानती हो कि नाथ और मैं न जाने कब से छुआछूत के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। सवाल वो नहीं है, पर तुम्हारे जीने का एक तरीका बन चुका है। हाँ, जिस तरह से तुम पली हो उसको 24 घंटों में बदल दो या उसे भुला दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। शायद तुम निभा ना पाओ ज्योति। मैं निभा लूंगी माँ। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल, और बाद में औरत के लिए छिपने या भाग जाने का रास्ता भी नहीं रहता है। माँ मैं भाग जाऊंगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मैं समझ रही हूँ आप जो कहना चाहते हैं, लेकिन ये सब कैसे हुआ ये मैं भी नहीं जानती। आज अचरज होता है और सोचती हूँ तो गंभीरता ध्यान में आती है। लेकिन ये भी तो सच है कि ये निर्णय बदला जा सकता है। अच्छा भाई टाटा, मैं चला। हाँ, और आप कितने दिनों तक इस घर की शोभा बढ़ाएगी? हफ्ते भर यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। चलो अच्छा। 13 तारीख को हमारे विद्यावर्धिनी ट्रस्ट की मीटिंग है बंबई में, वहां जा रही हूँ मैं। नरसों तक आ जाऊंगा, लेकिन आने के बाद तुरंत एक मीटिंग में जाना है। अच्छा टाटा, बाय बाय, कैरी ऑन जो, कैरी ऑन। ज्योति, एक बात पूछूं? किस हद तक दोस्ती बढ़ाई है तुमने? साफ साफ कहूं तो कहां तक करीब आना हुआ है तुम्हारा? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मिलते हैं, बातें करते हैं, बस। अच्छा, सामान रखकर आती हूँ। आई हूं तब से यहीं पे हूं मैं। माँ, हाँ, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है ना? सलवेड़ी,
माँ को नहीं तो किसे तकलीफ देगी तू? हाँ, पर सच मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। आपके और बाबा के पीछे पहले ही इतनी उलझने हैं, उसमें और एक मेरी भी। बावली है तू। तुम बच्चे हम पर बोझ थोड़ी ही हो। हॅलो, हाँ कोण? कुसुम, काय झालं? औरतें खाली बैठी है? वो गोदरेज ऑर्डर पूरा हो गया? अच्छा, असं कर, त्या मेहता अँड कंपनीच्या मॅनेजरला फोन कर। हाँ हाँ, वो हमारा काम जानता है। कहना कि औरतें खाली बैठी है, कुछ काम दिलाओ। अरे बहाने करेगा, नाराज होगा, पर काम दे देगा आखिर में। अच्छा, त्या शांताबाई बद्दल बोलायला पाहिजे। ये अरुण, बस ना, ये बस। सभी लोग अपने अपने काम से बाहर गए, आते ही होंगे। मेरा बड़ा भाई जयप्रकाश एमएससी कर रहा है, 5 बजे तक लौटता है। माँ 5:30 बजे तक लौट जाएंगी। बाबा तो घर पे रहने वाले थे, शायद बाहर जाना पड़ा हो। चिट लग गया, देखो 5:30 तक लौटता हो। लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं, 6:30 तक भी लौटेंगे ना तो गनीमत है। लेकिन आज लौटेंगे जरूर, तुमसे मिलने की बहुत उत्सुकता है उन्हें। पर तू बस, मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ। ज्योति, काय? बस ना, इथंच बस बस बस। आ तो रही हूँ। ये काय झालं? बड़े बड़े घरों का भरोसा नहीं कर पाती अपन। भरोसा नहीं कर पाते? और ये घर बड़ा थोड़ी ही है। मेरे बाप की झुपड़ियाँ देखती तो समझ पाती। 8x10 की उस झुपड़िया में हम 10-10 किले पिले रहा करें, जाड़ों में एक दूसरे की बदन से गर्मी लिया करें। पर यहाँ शहर के मकान ऐसे जैसे मगरमच्छ का पेट हुए साला। हाँ, यहाँ हर एक आदमी अकेला। अरुण, हमारा घर ऐसा नहीं है, ठीक है? कल रात को ना निखिल के वहाँ हॉस्टल में डले थे अपन। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म समझा रहा था वो। ओवर वो तो बोला कि यहीं पाँव पसार लो। वो तो फटसैनिस हो गया, पर अपन जगते ही रहे। आँख झपकते कहूँ घर निकल जाए तो क्या भरोसा। चल असं असतं का कुठे? और गांव देहात से पूना आए कितने साल हुए तुम्हें? और अभी रात भी नहीं है, अच्छा खासा दिन है। उससे क्या फर्क पड़ता है ज्योति? ये बड़े बड़े मकान है ही मगरमच्छ जैसे, जब चाहे निकल जाए। अजीब बात है, कोई भूतों से डरता है, कोई चोरों से डरता है, कोई डाकुओं से डरता है, लेकिन घर का कैसा डर? उल्टा घर में तो ज्यादा महसूस होता है ना? अपन तो सड़क पे ज्यादा महसूस करते हैं। सड़क पे जितनी भीड़, अपन उतना ही निर्भय। इस सीमेंट कंक्रीट की दीवारों से घिरते अपना दिल दहलने लगता है। मन करता है कि उठ, भाग, खो जा, भीड़ में खो जा। बर जाऊ दे, मी चहा टाकते। हाँ, नको टाकू। अरे तो क्या करूं? बैठ, मेरे साथ बैठ, मेरे साथ। अच्छा चलो, मैं चाय बनाती हूँ, तुम मेरे साथ किचन में बैठ के गप्पे लड़ाना। नहीं। हाँ? किचन में बैठ के गप्पे लड़ाने वाले मर्द जनाना होते हैं। अपन तो यहीं बैठेंगे, तुम यहीं बैठो। तो तुमको लग रहा होगा ना कि अपन कैसे घनचक्कर है।
नहीं तो हाँ, लग रहा होगा कैसा बोर है साला। ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा ही लगेगा, यही डर रहा है अपना, मैं तराना डर रहा है अपना साला। ऐसा मत कहो चुपचाप अरुण। पे चिंदी लटकाए, हमारे दादा परदादा नंगे पांव कोसों चक्कर लगाए करे धूप में दिन हो या रात, जोहार माय बाप, जोहार माय बाप करके चिल्लाया करे और उनकी आवाज ब्राह्मणों के कान को भ्रष्ट किया करे। अरुण, पेट को लत साली भीख में मिली बासी चिमड़ी रोटी खाने की, पीढ़ी दर पीढ़ी मुर्दा ढोर का गोश्त स्वाद लेके खाया करे हमारी जीभ। तुम्हारे ये बिना सिकुड़ने वाली टिनोपोल जिंदगी में अपन फिट नहीं हो सकते। तुम्हारी वो घी चुपड़ी गेहूं की रोटी की संस्कृति से अपनी संस्कृति का क्या लेना देना। मुझसे शादी करके मेरे बाप की झुपड़िया में मूसी दाल के संग बासी रोटी खा सकोगी तुम? बोलो बोलो। मेरे मां के संग बस्ती की हर गोटी में टट्टी फिर सकोगी तुम? तुम्हारे भैंस के वास्ते गिड़गिड़ा कर दर दर भीख मांग सकती हो तुम? सांग मला सांग। शादी करने चली हमारे संग, हमारी जिंदगी सेवा दल की समनान की छागुनी नहीं है, नरक है नरक, मनुष्य नरक सा नरक। सॉरी, खोपड़ी आउट हो गई अपनी। अपने साथ तो ऐसा ही होता है, तुम्हारे लिए नया होगा। अपने साथ आग भड़कती, अंदर मन करता है कि सारी दुनिया को आग लगा दूं मैं, गला घोट डालूं, बलात्कार करूं मैं, खून पी जाऊं ये ऊंची जाति वाले दरिंदे का। फिर ठंडा पड़ जाता हूं मैं, ओझा के माफिक जो देवता की सवारी उतरते एकदम एक लुंज पुंज हो जाता है, मुर्दे के माफिक जीता हूं मैं। माफ करो, तुमको बहुत तकलीफ थी। अरे हम तो हैं ही तकलीफ देने वाले, माफ करना। अरे बोला ना माफ करना। कोई आ गया तो क्या कहने लगेगा? जाने क्या किया साले ने, धक्का मार के निकाल देगा बाहर। अपना कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शादी फिस हो जाएगी। चलेगा क्या? चलेगा? हंसना, हंसना। हंसी रे हंसी एक सवर्ण फंसी, हंसी रे हंसी एक सवर्ण फंसी, हंसी रे हंसी एक सवर्ण फंसी, एक सवर्ण फंसी, हंसी रे हंसी एक सवर्ण फंसी, एक सवर्ण फंसी, हंसी रे हंसी एक सवर्ण। प्रकाश, ठहरो ना। ये अरुण। नमस्कार। अभी आया। जाने क्या सोचा होगा उसने। यही कि हमने तुमको मारा। ज़ाज़ा, बड़ा आया मारने वाला। काय? काय? तुमको मारना मुश्किल है क्या? मैं कोई अगबे ईर्ष्या वाली लड़की नहीं हूँ। सेवा दल। सेवा दल? क्या सेवा दल है? क्या? सॉरी, बहुत सॉरी, होश खो गया मेरा। सॉरी, वो मुझको कोई चैलेंज करे तो मैं कुछ समझ में नहीं आता। मैं सॉरी, कहाँ लगी? मुझे दिखा, कहाँ लगी? इधर लगी क्या? सॉरी, दिखा ना मेरे को, दिखा ना किधर लगी, दिखा ना। माया, अरुण।
नाथ जी कहाँ गए ज्योति? कह रहे थे नहीं जाएंगे, कब तक आएंगे? वो हमारे आने से पहले ही जा चुके थे। चिट रख गए थे, यही था, मैंने देखा था। राव दे, इनको चाय के लिए पूछा? नहीं माँ, वो वक्त ही नहीं मिला। तो ये पहली बार हमारे घर आए हैं, चाय के लिए नहीं पूछोगी? जा चाह टक, और मेरे लिए भी एक कप, और कुछ खाने को भी ले आओ। नाथ जी कल बिस्किट लाए थे। बस आना। ज्योति कह रही थी आप बीए कर रहे हैं? कौन से विषय लिए हैं? इतिहास आणि समाजशास्त्र। आगे क्या करने का इरादा है? काय के आगे? बीए पूरा करने के बाद क्या करेंगे? वो सोचा नहीं है, देखेंगे तो। अब सोचना तो पड़ेगा ही, सिर्फ बीए करके क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आजकल बीए को कोई नहीं पूछता है। कितना कंपटीशन हो गया है, और महंगाई की तो कोई हद ही नहीं है। अब पूना में ओनरशिप का मकान लेने जाओ तो भी 50-60 हजार गिनने पड़ते हैं। आप रहते कहाँ हैं? आपका अपना मकान तो होगा ही। देखो अरुण, आजकल गृहस्थी की गाड़ी चलाना आसान नहीं रह गया है। बच्चों की बात जाने दो थोड़ी देर के लिए, तो भी अपने नाम का एक आध कमरा तो होना ही चाहिए। हारी बीमारी है, अड़चने हैं, और फिर शादी ब्याह का फैसला करो तो रुपया पैसा कुछ तो होना चाहिए अपने नाम का। ना हो तो कम से कम करियर हो, वरना अपना भी खस्ता हाल और अपने संग अपन तो ये झंझट ही नहीं पालते हैं। अब पालनी तो पड़ती है, कोई कैसे बच के रह सकता है? अपन बचे हुए हैं ना। अपन शराब चुआने का धंधा करेंगे। क्या? हाँ, शराब चुआने के धंधे में बहुत कमाई है। टेक्निक मालूम होना चाहिए बस। 2 आदमी के लिए तो फर्स्ट क्लास वाला धंधा है ये। एक जना बाहर का काम संभाले, वो हफ्ता देने का, और दूसरा जो है कस्टमर की सर्विस करे। अब ये दूसरा काम करने के लिए औरत की जरूरत होती है। उन औरतों को आंटी कहते हैं लोग। आंटी जितनी मारू हो ना, कमाई उतनी ज्यादा। हाँ। प्रकाश, ये अरुण है। जानते हैं, परिचय मिल चुका है अभी। हाँ, तुम्हारे माँ को शराब चुआने के बारे में बता रहे थे हम बता रहे थे बहुत किफायती वाला धंधा है। और दूसरा मियाँ बीबी के लिए तो एकदम मजे का है ना, आराम से करो। बच्चा होए तो उसके लिए भी काम है। ग्लास प्लेट धोने का, पान बीड़ी सिगरेट लाने का, टिप पे बहुत कमाई है। जितने हाथ काम करने वाले उतनी कमाई। माँ, ये अरुण भी कभी कभी गहरा मजाक करता है। इसकी बात पे ध्यान न देना, कल परसों की पहचान ये क्या जाने। हाँ तो क्या हुआ, मुझे सब मालूम है। झाट भर नहीं मालूम है तेरे को, चुप रह। जो सॉरी आज बहुत ही लेट हो गया। भाई पार्टी ऑफिस से निकल ही रहा था कि एक सज्जन आ गए। अब उनका काम भी बड़ा जेन्युइन था, उनको टालते भी ना बने। बाबा, अरुण। अरुण, अरुण, वेरी गुड, नाइस टू मेट यू यंग मैन। वाह वाह वाह, सो नाइस टू सी यू। हमने आपके बारे में सुना ही सुना है। क्या सुना है वो नहीं कहेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं कहेंगे, है ना जो? व्हाट अ ग्रेप, वाह। आदमी हो तो ऐसा हो, मजबूत, सर कटवा लेगा लेकिन झुकेगा नहीं। जयप्रकाश जी, देखिए सीखिए इनसे कुछ। ये हमारे जयप्रकाश जी वैसे काम के बड़े पक्के हैं, लेकिन दूसरी बातों में एकदम अहिंसक, शहद जैसे। अरे आदमी में हिम्मत होनी चाहिए। इन्हें कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं है? सेवा, तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत निकली।
देखो कैसा मैनली लड़का फांसा है और क्रिएटिव है, कविता लिखता है। पापा चाय पियेंगे? अरे जरूर पिएंगे, बिना चाय का जीवन कैसा। पिलाओ पिलाओ, इन्हें भी फिर से पिलाओ, दोबारा पिलाओ। आइए आइए अरुण जी आइए। हाँ बैठिए बैठिए। आज मैं इतना खुश हूं कि हम आज की इस क्षण को सेलिब्रेट करेंगे चाय पीकर। अरे जो भाई चाय के साथ कुछ खाना भी ले आना, भूख से मरे जा रहे हैं। क्या है अरुण जी, वैसे तो हम समाजवादी भी की तरह तगड़ी भूख रखते हैं, लेकिन फर्क इतना ही है कि हम सिर्फ अनाज खाते हैं। अरे लो 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 लो, आ गया, चलो चलो चलो। भाई क्या है कि अन्न का दर्शन मात्र नहीं करना चाहिए, उसे उदर में आश्रय देकर उसका आदर भी करना चाहिए। लो भाई लो। कभी से सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब मैं स्वर पेड़ी को विश्रांति देता हूं। अब आप लोग बोलो, मैं खाऊंगा। वाह, मैं तो अभिषेक चलिए, काम है। अरुण, ज्योति मैं चलता हूं। अरे पर जब जरूरत नहीं होती तब तुम लोग मुंह लटका लेते हो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, कैसा लगा होगा उस लड़के को? कुछ भी नहीं लगा होगा। सेवा वो पहली बार हमारे घर आया था, जो उसे ले आई थी, इसीलिए हमने उसे सह लिया। सह लिया? ऐसा सहन करने जैसा क्या किया उसने? तुम कुछ नहीं जानते हो। नहीं जानता हूं मैं कुछ। लड़का उम्दा था, तेज था। आपको पता नहीं है? अरे क्या पता नहीं है, नहीं जानते? ऐसा क्या है जो तुम दोनों ही जानते हो और मैं नहीं जानता? जरा मुझे भी तो पता चले। उसके संस्कार। संस्कार? व्हाट डू यू मीन संस्कार? संस्कार और संस्कृति क्या हमारी पुश्तैनी जायदाद है? अरे वो लड़का कितना वेल बिहेव्ड था, क्वाइट था। बगैर संस्कार कैसे हो सकता है ये सब? नाथ, तुम्हारे सामने वो ठीक था, लेकिन तुम्हारे आने से पहले जो भी मैंने देखा वो बिल्कुल ठीक नहीं था। जरूर तुम्हारी दृष्टि में पूर्वग्रह रहा होगा। बाबा माँ पर बेकार का इल्जाम मत लगाइए। मैंने भी देखा है, सुना है, और वो सही नहीं था, इतना ही कहता हूं। डिटेल्स दीजिए, गोल मोल बात मत कीजिए। अरे वो माँ को चोरी से शराब चुवाने के बारे में बता रहा था। अरे तो क्या हुआ? तुम्हारी मां कोई थोड़े ही है कि शराब के नाम पे बिदक उठे? आप जानना चाहते हैं वो मुझे क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? पत्नी के साथ शराब का अड्डा खोलेगा, जब बच्चे होंगे तो वो ग्लास प्लेटें धोएंगे, बीड़ी सिगरेट लाकर देंगे। सेवा, जाहिर है वो मजाक कर रहा था। अच्छा मेरी और माँ की बात रहने दीजिए। ज्योति से क्या कहा उसने, सुनेंगे आप? क्या कहा? जब ये उसकी तरफदारी करने को गई तो उसने कहा कि तुझे झाट बराबर नहीं मालूम, तू चुप रह। इस घर में, इस घर की बेटी के लिए ऐसी उच्चड़ भाषा, वो भी मां के सामने। जयप्रकाश, उसकी भाषा। ज्योति, जब मैं यहां आई तब तुम दोनों क्या कर रहे थे? जब मैं यहां आया था ना तो ये रो रही थी और वो यहां पर ताली फटकाकर गा रहा था। हंसी, ये जरूर रोई होगी। क्यों ज्योति? जब मैं यहां आई तब तुम अपनी कोहनी पर फूंक मार रही थी। क्यों, किस वजह से? उसने मेरी बाह मरोड़ी थी। देखो सेवा, ये हमारे जाने पहचाने मध्यम वर्ग का लड़का नहीं है जो हमारी समझ में आ जाए। जी हाँ, हम कहाँ उन्हें जानते हैं जो मध्यम वर्ग के नहीं हैं। वो मध्यम वर्ग का नहीं है, उतना ही नहीं बल्कि वो दलित है, ये मत भूलो। दरिद्रता और नफरत की दुनिया से आया है वो। ऐसे लोगों की मानसिकता ही अलग होती है, हमें इसे समझना पड़ेगा। इस विषय पर मैं तुम्हारा स्टडी सर्कल अटेंड कर लूंगी, पर ज्योति के पति के रूप में मैं उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। सेवा, सेवा, समाज सुधारना की ये रीति नहीं है, इसमें हमें ही पहल करनी पड़ेगी। अरे पुराने जमाने के जो समाज सुधारक थे, जिन्होंने विधवा विवाह का आंदोलन किया, वो सिर्फ नारे लगा के या भाषण देकर नहीं किया। उनमें से कितनों ने तो खुद विधवा विवाह किया। वो एक प्रयोग था, बहुत ही मुश्किल प्रयोग था, लेकिन वो प्रयोग उन्होंने किया। मतलब ये कि मेरी बेटी की जिंदगी एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम्हारा क्या कहना है प्रकाश?
तुम भी यही ख्याल रखते हो? हाँ। तो अब बेटा ज्योति, तुम ही इस बारे में हमें कुछ बता सकती हो। क्या है, हम लोग तो दूर के आदमी हैं, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं मिले हम उसे। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी राय में वो लड़का कैसा है? बाबा, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं उसे ज्यादा जानती नहीं हूं। उसने सहज मुझसे पूछा और मैंने हाँ कह दिया। असल में तो उसके बाद मैं उसे जानने लगी हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी वो ऐसे पेश आता है कि लगता है मैं उसे जान ही नहीं पाई हूं। कभी कभी मैं उसका पूरा विश्वास कर लेती हूँ और दूसरे ही पल में कोसों पे चढ़ जाती हूँ। मेरा मन पूछता है जो मैं करना चाहती हूँ क्या वो सही है? फिर मेरा ही मन जताता है कि वो आदमी बुरा नहीं है, वो नीच स्वभाव का नहीं है। हाँ, पेचीदा है, लेकिन शायद उसकी ये पेचीदगी उसकी कुछ स्थितियों ने निर्माण की हो। मुझे बस उस पेचीदगी को समझ लेना है। उसे छोड़कर भाग जाने से कुछ नहीं होगा। मैं शादी करूंगी बाबा। माँ को पसंद ना हो फिर भी? प्रकाश, ज्योति को फैसला लेने दो अपने विचारों से, दबाव मत डालो उस पे। अरे फैसला बिना विचार का किया गया, ये भी तो उसी ने कहा। हाँ, फिर भी मुझे फैसला नहीं बदलना है। बस तो तय हो गया, ज्योति ने फैसला ले लिया है, अब हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। क्यों प्रकाश? जी, मैं कोशिश करूंगा। नहीं, कोशिश नहीं, मदद करनी ही होगी। हमने हमारे घर में एक सही अर्थ में लोकतंत्र का आचरण किया है, उसमें टूटन नहीं आनी चाहिए। मुझे ये मंजूर नहीं है। सेवा, तुम संभालो अपना लोकतंत्र। मुझे ज्योति का फैसला एकदम मूर्खपना मालूम होता है और मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। तुमको भी उसका फैसला अक्लमंदी का लगता है क्या? बाप की हैसियत से बोलो, गोलमोल जवाब मत दो। हाँ बाबा, आपकी क्या राय, आप साफ साफ बताइए। मैं ज्योति के पक्ष में हूं। तो लड़का जिस हालात से आया है, जिस परिस्थितियों में से गुजरा है, उस परिस्थितियों ने उसमें कुछ गांठें डाल दी होगी और वो स्वाभाविक है। अगर ऐसा ना होता तो ही अचरज होता, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से ये लड़का बुरा नहीं हो जाता। He may not be a gentleman, but he is not a scoundrel also. इंसानी तौर पे उसमें पोटेंशियल है, उसमें लगन है, अकल है, हिम्मत है। वो अपनी परिस्थितियों के बावजूद यहां तक पहुंचा है और वो आसान बात नहीं है। वो कच्चा सोना है, उसे तपाना होगा। और ये कार्य अगर हमारी ज्योति जैसी लड़की नहीं कर सकती तो भला कौन कर सकता है? सेवा, वो उस समाज से आया है जो समाज तलछट है, जिस समाज का हमने विश्वासघात किया है, हम ही अपराधी है। इन परिस्थितियों में अगर ज्योति अपना वचन तोड़ती है, उससे शादी नहीं करती, तो वो भी एक किस्म का विश्वासघाती होगा। कायरता से मैदान छोड़ के भाग जाएगी अगर ज्योति, तो वो मेरे लिए बहुत शर्मनाक होगा। ज्योति बेटा, आई एम विथ यू। तुम जो करने जा रही हो वो बुद्धिमानी भी हो सकता है और मूर्खता भी, मगर मुझे एक बात का पता है, तुम जो कर रही हो वो सुसंस्कृत मानवता को शोभा देता है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। Go ahead, my child. देखते हैं क्या होता है।
रात को कहाँ थी पूछ सकते हैं? दीनानाथ के घर पे थे, देर हो गई थी, वही सो गए। फोन करके नहीं बता सकती थी कि नहीं आ पाएंगे? माँ, उसके यहाँ फोन कहाँ है? आसपास किसी होटल में तो होगा। हम लोग यहाँ रात भर जागते रहे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बता चुकी हूँ, राह मत देखना। आते बना तो आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। ज्योति है, घर है, होटल नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। तुम इस घर की हो, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकती? शादी के बाद तुम्हारा अजीब ही ढंग देख रही हूँ ज्योति। चलो रात को नहीं तो ना सही, दिन में तो फोन कर सकती थी। का दिवस भर ऑफिस के काम में बिजी थी। घर में घर का आदमी बने रहना मुश्किल हो तो अपना रास्ता नापने में ही भलाई है, समझ लो। ज्योति देखो, तुम मुझे सता सकती हो, पर जानती हो तुम नहीं लौटती तो नाथ जी की नींद उड़ जाती है। 2-2 बजे तक करवटें बदलते रहते हैं। कम से कम उन्हीं का तो विचार करो। वो तो तुम्हारे ब्याह के खिलाफ नहीं थे, ऐसे नाच रहे थे जैसे खुद की शादी में नहीं नाचे हो। आगे से ऐसा नहीं होगा माँ। क्या फायदा है सगळं बोलून? कहती हो नहीं होगा, होगा भाई। अगर मेरे हाथ में होता तो ऐसा ना होता। जाऊ देना था प्लीज। तुम्हारी शादी के बाद इस घर का रंग ही बदल गया है। तुम भी तो पहली वाली ज्योति कहाँ रही हो? यहाँ हो तो ऐसे जैसे पराई हो, और सिर्फ जरूरत के लिए इस घर के सहारे टिकी हो। बाहर जाती हो तो वापस आने का ठिकाना नहीं, और वापस आती हो तो ऐसे जैसे कोई मेहमान आया हो। मंडलन आगा, सॉरी। ये मुझे मंजूर नहीं है, कह देती हूँ। तो अब मैं क्या करूं ये भी कह दो, छोड़कर चली जाओ। कहते हैं तो बदतमीजी पर उतर आती हो। किसके दम पर ये हम खूब जानते हैं। माँ, मैंने बदतमीजी नहीं की है, और अगर की हो तो वो मेरे अकेले की है, ठीक है? कैसी थी तू ज्योति, और कैसी हो गई है? मुझे अपने बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनको जो तकलीफ होती है, किसी काम में जी नहीं लगता उनका, बस 24 घंटे सोचते रहते हैं। जाओ अब मैं अंदर। जहां जी चाहे जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है? माँ, तुम और बाबा कितने दिन यूं खून सुखाओगे? कौन सुखाता है जय, वो दिन भी गए। अगर पता है कि ऐसे ही चलेगा तो फिर क्या? कहना आसान है। बाबा क्यों परेशान रहते हैं अब मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने तो समर्थन किया था ब्याह का, यही नहीं बल्कि पहल की थी। जब तुम्हारी बेटी होगी ना, जब वो बड़ी होगी, तब तुम समझ पाओगे। माँ, अगर ज्योति को किसी बात की चिंता नहीं है तो तुम क्यों जी का जंजाल पाल रही हो? कहा ना, तुम नहीं समझ पाओगे। कैसा घर था ये, कैसा माहौल था। वही माहौल कैसे बना रहता माँ? हर चीज बदल जाती है, और बदलती हुई स्थितियों से समझौता करने वाला ही जिंदा रह पाता है। जीव शास्त्र का यही कानून है। हमारे गुरुजी ने हमें ये नहीं सिखाया कि परिस्थितियों के साथ तुम बदल जाओ। वो हमें कहते थे कि तुम परिस्थितियां बदल सकते हो। और वही तो वजह है तुम्हारी दुखों की। अरे परिस्थितियों के बदलने का अपना एक तरीका होता है, वो थोड़ी किसी की राह देखती है। सच कहते हो, मैं समझती हूँ, लेकिन अपना नहीं पाती हूँ। माँ, ज्योति ने अपनी इच्छा से और अपनी रजामंदी से एक निर्णय किया था। अब उसका जो भी नतीजा होगा वो खुद झेलेगी। अब अगर कल को मैं कोई निर्णय करता हूं तो उसका भी नतीजा मुझे को भुगतना होगा ना। आप लोगों का उससे क्या संबंध? आप क्यों अपना जी दुखाएं? मैं तो कहता हूं कि तुम लोगों ने हमें खिला पिलाकर बड़ा किया है, वही काफी है। अब आगे की जिम्मेदारी हमारी अपनी। फिर भी जय, जी दुखता है। माँ, हेलो, हाउ इज एवरीबॉडी? बाबा आ गए। क्या चल रहा है? फाइन बाबा। हाँ, अरे भाई आज तो सदन में हंगामा हो गया। क्वेश्चन आवर में ऑब्जेक्शंस पर ऑब्जेक्शंस उठाए गए, एक वॉकआउट भी हो गया, और आधे घंटे के लिए थंपिंग का प्रोग्राम तो जारी ही था। कैसे जैसे तैसे करके टैक्सी पकड़ी और भागा भागा दौड़ा दौड़ा यहाँ आया। कल रात सो भी नहीं पाया आप, और सुबह उठकर डेक्कन क्वीन पकड़ी। असल में आज रात आपको बंबई में ही रुक जाना चाहिए था, आराम से सो तो पाते। अरे भाई कल छुट्टी है, कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे तो क्या है, सदन में किसी के उबाऊ भाषण के दौरान मस्त झपकी लेने का अवसर प्राप्त हो जाता है,
लेकिन आज वो हो ना पाया। जयप्रकाश जी, एक प्याली गर्मा गर्म चाय हो जाए। ज्योति आ गई? अभी अभी लौटी है। क्या कह रही है? ठीक तो है? कल रात दोनों किसी दोस्त के यहाँ गए थे और देर हो गई तो वहीं रुक गए। अब रोजाना यही जवाब। एक फोन नहीं कर सकती थी? ऑफिस में फोन नहीं है क्या? अरे फोन करने का समय नहीं मिला होगा। और हम जो यहाँ फिक्र कर करके मरे जा रहे हैं उसका कुछ नहीं। किस हालत में तुम आज बंबई गए थे मुझसे छुपा नहीं है। देखो, ज्योति अच्छी लड़की है सेवा, वो हमारी बात समझती है, और फिर भी अगर उससे कोई चूक हो गई तो उसके लिए वजह होगी, अहम वजह होगी। अजय वजह सब जानती हूँ, उसकी वजह वो है, वो। ओ, फिर भी हमें इस नई परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। तुम तो स्वीकार करोगे ही, तुम ही तो थे पुरोहित। तो क्या करता? शादी का विरोध करते, शादी को ना होने देते। लेकिन ज्योति पहले से शादी का फैसला कर चुकी थी, अब हम और तुम कौन होते विरोध करने वाले? अगर लड़की जानबूझकर गड्ढे में गिरना चाहती है तो उसे गिरने दोगे? गिरने दूंगा। हाँ, मेरी सोच, मेरी बात मैं उसके सामने रखूंगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वो गड्ढे में गिरना चाहती है तो गिरने दूंगा। उस बेवकूफ लड़की को भी नहीं रोकोगे जो तुम्हारी अपनी बेटी है? तुम्हें भी नहीं रोकूंगा। जिन मूल्यों और आदर्शों के साथ मैं घर के बाहर जीता हूं, वही मैं घर के भीतर भी अपनाता हूं। और रही बात ज्योति के शादी के फैसले की, तो मैं उसमें कुछ बुरा नहीं देखता, मैं उसका हिमायती। हाँ, उसी का तो फल भुगत रहे हो जो रात रात आंखों में काटते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर ज्योति किसी गैर दलित के साथ शादी करती या फिर अरुण जी के अलावा किसी और के साथ शादी करती, तो क्या तुम गारंटी ले सकती हो कि हमारी रातों की नींद हराम न होती? अरे हर नया रिश्ता अपने में एक समस्या लेकर आता है। अब बेटी भी अपनी है, और नींद भी अगर हमें ही गंवानी हो तो उसके लिए ही सही। जाने दो, अब छोड़ो इन बातों को। जयप्रकाश जी, आप बताइए, कॉलेज कैसा चल रहा है आपका? ज्योति खड़ी है वहां। अरे ज्योति, मियाँ बीबी की बातें चोरी छुपी सुनती थी, पिटेगी। अच्छा, वहां क्यों खड़ी रहेगी? हाँ, यहाँ के बैठती हमारे साथ। आओ आओ बेटा, बैठो। छुप छुप के हमारी बातें सुनती है। बैठ बैठ, ले चाय पी। नको बाबा, आप पीजिए। नहीं नहीं, मैंने झूठी नहीं की है, पी लो। नको, आप पीजिए। अच्छा, एक काम करते, आधी आधी भरते, आधी मैं पीता हूं, आधी तुम पियो। ये वहां पर ये दाग कैसा है बेटा? चलो, कुछ नहीं है। अगर माँ छोड़ो, कुछ नहीं है। छोड़ो माँ, कुछ नहीं है। एक मिनट ज्योति, खड़ी रहो, भीतर मत जाओ। आओ बैठो। देखो ज्योति, ऐसे भरी सभा में से रोते रोते तुम उठ के चली जाओगी, ये मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। आज के पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है बेटा। अच्छा, हम इस विषय पे अभी बात नहीं करेंगे। आओ बैठो, नहीं करते हैं बात। बैठ जाओ। ज्योति, अब मैं तुम्हें जो कुछ कहने वाला हूं, बहुत ही अलग बात कह रहा हूं, वो तुम ध्यान से सुनोगी, अरुण जी से उसके बारे में बात करोगी, और जो कोई भी फैसला तुम दोनों को अच्छा लगता है वो लोगी और मुझे भी बताओगी। ये बात मेरे मन में अभी पैदा हुई है, वैसा नहीं है, ऐसा मत मानना तुम लोग। बहुत दिनों से इसके बारे में सोच रहा हूं, इसलिए आज मैं बंबई से दौड़ा दौड़ा यहां चला आया। ज्योति बेटे, मेरी इच्छा यह है कि तुम और अरुण जी दोनों अब इस घर में रहो। बाबा नहीं, देखो, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दो। सबको अपनी राय देने का मौका मिलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं उसकी वजह भी बता दूं। शादी के बाद अरुण जी एक टेम्पररी मकान हासिल करने में असफल रहे, होता है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन जब तक उन्हें मकान नहीं मिल जाता तब तक ज्योति यहां रहे अपने मायके में और वो मकान ढूंढे, ऐसा इन दोनों ने तय किया। लेकिन शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से यूं दूर रहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और खास करके अरुण जी,
आज किसी एक दोस्त के वहां, कल रात किसी दूसरे दोस्त के वहां। नहीं भाई, जैसा भी है ये घर अपना है। मैं मानता हूं बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं। और ज्योति तो वैसे भी यहां रहती आई है, तो उसका मतलब हुआ कि सिर्फ एक ज्यादा इंसान यहां रहेगा तो हम उसे एकोमोडेट कर सकते हैं ना सेवा। तुम्हारी क्या राय है प्रकाश जी? जी थैंक यू। तुम्हारी क्या राय है बेटा? हाँ? तुम्हें यह प्रस्ताव मंजूर नहीं? नहीं, मंजूर नहीं है। वजह बतानी होगी बेटा। वजह नहीं है बाबा, लेकिन मंजूर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं चलता ना, ऐसा नहीं चलेगा। ये चर्चा में मैं अगर मेरी वजह बता सकता हूं तो आपको आपकी वजह बतानी पड़ेगी। टेल मी जो, बताओ मुझे। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा बाबा, इस मकान में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं उससे अलग हो गई हूं। दोबारा उसके यहाँ मैं कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। सब खत्म हो गया है। डोंट टेल मी। I have to tell you, Baba. I have to tell you. I'm just fed up of him. Just fed up. लेकिन क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? देखो मुझे बताओ, तुम हमेशा मुझे सब कुछ बताती है रोज। बाबा मेरे लाड मत कीजिए, मैं रो पड़ूंगी और मैं रोना नहीं चाहती हूँ। बगैर रोए जीना सीखना है मुझे, शिकायत तक नहीं करनी है। ये निर्णय मैंने अपने बल पर लिया था, मुझे अकेले ही सहना पड़ेगा बस। ज्योति हुआ क्या, बताओ ना। आप मुझे मत पूछिए, मुझे नहीं मालूम। उसने तुम्हें मारा दोबारा? वो कोई बड़ी बात नहीं है जयप्रकाश। तो ऐसा क्या हुआ कि ये आखिरी निर्णय तुमने लिया? नहीं बाबा, मुझे मत पूछिए। ज्योति उसी का होगा। हेलो, मैं नाथ देवलालीकर बोल रहा हूं। हाँ जी है, हाँ यहीं पर है। हाँ अरुण जी नमस्ते, मैं नाथ बोल रहा हूं जी। हाँ देता हूं, ठहरिए। अरुण जी हेलो, थैंक यू। I said thank you so much. क्या कह रहा था वो? क्या कह रहा था? ज्योति, लगता है जीप पूरी तरह से उचट गया उससे। और होता ही क्या? अरे पहले ही से उसके यही ढंग थे, कहाँ वो और कहाँ हमारी ज्योति। और तुम उसे यहाँ बुला रहे थे? हाँ बाबा, आपको ये क्या सोचा, वो और यहाँ? मैंने ये सोचा कि जो कुछ भी हो वो यहां हो, हमारी नजरों के सामने हो तो परिस्थिति नियंत्रण में आ पाएगी। लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो वी हैव टू डू समथिंग, वी मस्ट डू समथिंग। अरे क्या करोगे? गोद में बिठाकर नसीहत दोगे उसे? स्टॉप इट आई से, स्टॉप इट। या उस लड़की के जीवन मरण का प्रश्न है और तुम लोग मजाक कर रहे हो। स्टूपिड। पापा माँ मजाक नहीं कर रही थी, वो आई नो मेरा नियंत्रण जा रहा है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो सेवा। मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। सेवा, ये सुंदर प्रयोग कहीं खंडित न हो जाए। हमारी नजरों के सामने साकार होने को छटपटाता ये सपना कहीं बिखर न जाए। सेवा, हमें कैसे भी करके ये शादी को टूटने से रोकना होगा। हमें कुछ न कुछ करना होगा, और वो सिर्फ हमारी बेटी के लिए नहीं। ये सिर्फ ज्योति का सवाल नहीं है, ये एक बहुमूल्य प्रयोग है। इस मामले को लेकर मेरी राय पहले से ही साफ है।
ये शादी दरअसल शादी है ही नहीं। अब तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या करना है मुझे बताओ, मैं करूंगी। ज्योति आए कहाँ? ज्योति कुठे आहे? ज्योति कुठे आहे? मुझे ज्योति से मिलना है। ज्योति से मिलना है। अंदर चलिए, अंदर अंदर चलिए। नहीं, अपन अंदर नहीं आएंगे। अपन के पास टाइम नहीं है। ज्योति को बुलाइए। मेरे को ज्योति से मिलना है। ज्योति को बुलाओ। जाओ। देखिए अभी आप आ ही गए हैं तो अंदर अंदर चलिए, हमारे साथ कुछ खाना खाइए। नहीं भाऊ, अपन आपके साथ भोजन करने की औकात नहीं रखते। अरे नहीं, अपन को ज्योति से मिलना है। ऐसा मत कहिए। ज्योति को बुलाइए। जाओ जाके खाना परोसो और अरुण जी खाना खाएंगे। नहीं, अपन सिर्फ ज्योति से मिलेंगे, उससे क्षमा मांगेंगे। अपन ज्योति नहीं आ रही है, वो कह रही है जो भी आए हो कह दिए चले जाए। ज्योति भेटायला तयार नाही। ज्योति मला भेटायला तयार नाही। माझी ज्योति मला भेटायला तयार नहीं भाऊ। ज्योति मुझे मिलना नहीं चाहती। उसकी गलती नहीं है भाऊ, गलती तो मेरी है। मेरी गलती है, मैं अपराधी हूँ। उसकी निगाहों में मैं अपराधी हूँ। नीच आहे, दुष्ट आहे, मगर मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझे कभी माफ नहीं करेगी ज्योति। तू मेरे भाग में नहीं है रे। हम जैसे तवे से तड़ेंगे ना, तो वो बहुत मारता हूँ। मैं उसको बहुत मारता हूँ। मैं हाथों से मारता हूँ। मैं मितला मारता हूँ ज्योति, मितला मारता हूँ। यहाँ आता नहीं मारता हूँ ज्योति। पर मैं ना उससे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार मेरा झूठा नहीं है, भला प्रेम खोटा नहीं। मैं तुझको सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तेरे को मारता हूँ, हाथ से मारता हूँ ना। चल मैं हाथ काट डालूंगा तेरा। मैं अपना हाथ काट डालूंगा। अरे क्या कर रही है? छुरी ले लो, छुरी ले लो उसका। हाथ काट के उसके चरणों में डालना। मेरे को छुरी दे रहा है। मरना है मेरे को मरना है। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना अपनी बेटी के लिए। वो समझे कि अरुण का प्रेम सच्चा है। अरुण जी यहाँ बाहर तमाशा नहीं चाहिए। बाहर तमाशा मत कीजिए, अंदर अंदर चलिए। तमीजदार लोगों के बीच है, तमीज से पेश आइए। हाँ मैं बुला दूँ। जाके जगह बुला। उसको बोल मैंने बुलाया। रुको प्रकाश, मेरे को मिलना है मेरे को ज्योति से मिलना। आप ज्योति को क्यों मारते हैं? अब मेरे को 10 जूते मारो मेरे सर पे। मेरे को 10 जूते मारो मेरे को सर पे 10 जूते। तब भी कॉम्पेंसेट नहीं होएगा मेरे को। आप ज्योति को क्यों मारते हैं? वो कुछ बोलती है, अपन भी कुछ बोलते हैं, लड़ाई हो जाती है, फिर अपने हाथ में काबू नहीं रहता है। पहली बार जब आप हमारे यहाँ आए थे तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हुई थी ना ऐसी बात? हुई होगी नहीं हुई थी। और तब तो ज्योति अपनी पत्नी भी नहीं थी। और आप भी ये में भी नहीं थे। अरे अपन कब कहते हैं साला कि हम तुम्हारी तरह तमीजदार और कल्चर्ड है? बचपन से देखा है हमने हमारे बाप को दारू पीकर घर आते हुए, हमारी मैया को मारते हुए, रात भर हमारी मैया रोए चिल्लाए। कोई भाई का लाल नहीं बजा रहा उसको। कोई उसके पास बहू की तरह बाप नहीं था। अम्मा आपकी तरह अम्मा नहीं थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अपन तो है ही ना। अपन आप बामन की अहिंसा का देते नहीं अपने पास। अपन उसे प्यार भी तो बहुत करते ना, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन पब्लिसिटी होती है कि हम मारते हैं। पी कर या बिना पिए बीवी को मारना जंगलीपन कहलाता है। अपन रांटी जो है सो है, वैसे ही रहेंगे। ज्योति को मालूम है हम क्या है। वो शादी से पहले मालूम था, फिर भी उसने हमसे शादी की ना हमसे शादी। उसको लगा था शादी के बाद तुम सुधर जाओगे। ऐसा अगर उसको लगा तो 2 नंबर चूतिया है आपकी ज्योति। प्लीज सेवा, प्लीज देखिए, जो हो गया वो हो गया। उसके बारे में ऐसे धुनते रहने से कोई तुक नहीं है। हाँ, ये परम सत्य है कि ज्योति ने आपके साथ अपनी मर्जी से शादी की थी। और अपनी समूची ताकत को अब दाव पे लगाकर ज्योति को ये शादी निभानी होगी। एक फोन दे। हेलो, हाँ कौन? दुर्गादास, कहाँ से बोल रहे हो? बंबई से या दिल्ली से? हाँ। These are her usual hoodwinking tactics, if you ask me. ये सरासर गप है और बाकायदा फैलाया जा रहा है। अरे व्हाट द हेल डज शी मीन इमरजेंसी? ऐसे दोबारा इमरजेंसी थोपना क्या बच्चों का खेल है? नहीं, देखो तुम एक काम करो, तुम वहीं पे टिके रहो। हाँ, जो कबो पेश है मुझे बताओ। हाँ, मैं यहीं पर हूँ। हाँ
क्या इरादा है बेटा? चलो। छोटी तू इस आदमी के साथ जा रही है? हाँ इस बार ठीक से सोच लिया है? हाँ। उसे जाने दो सेवा, उसे मत रोको। ज्योति, आई एम प्राउड ऑफ यू ज्योति। मेरी दी हुई शिक्षा बेकार नहीं गई। अगर मैं ईश्वर में विश्वास करता तो इस क्षण मैं उसके सामने अपना दामन फैला के तुम्हारे लिए दुआ मांगता। फैंटास्टिक, चमत्कार। कितने सालों के बाद ऐसी खूबसूरत आत्मकथा पढ़ी। अरे सेवा, तुमको भाई पता ही नहीं चला। सेवा, सेवा, यू मस्ट रीड दिस, यू मस्ट रीड दिस। अरुण जी ने तो कमाल कर दिया है। वाह वाह वाह, एक एक प्रसंग दिल को छू जाता है। और उनकी भाषा, ओहो सेवा, हम हमारी भाषा भूल चुके हैं, लेकिन ये है हमारी असली प्राणवान भाषा। अंग्रेजी की असरों से एकदम मुक्त। मार्वलस, मार्वलस, कमाल कर दिया अरुण जी ने। मैं कुछ बोलूं? हाँ, सॉरी, कहो कहो। ज्योति को डॉक्टर खरे के नर्सिंग होम में पहुंचा के आई हूं। क्यों? अपनी ज्योति ठीक तो है ना? दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो गई है, 6वां महीना चल रहा है। आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसको एडमिट करा दिया है। ज्योति तो नहीं जाना चाह रही थी, मैंने जिद की तब गई। कुमुद कह रही थी कुछ खास नहीं है, लेकिन शाम तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लेकिन वजह क्या, कुछ बताई कुमुद ने? बताना क्या, रोजमर्रा की तरह दारू पी कर आया था, पेट में लात मारी है उसने। ज्योति ने नहीं बताया, पड़ोसी बता रहे थे। कह रहे थे लड़की को ले जाओ यहां से, हाथापाई करता है, लात मारता है। लेकिन क्यों? उसका अपराध क्या है? ऐसा सलूक क्यों? अपनी गर्भवती पत्नी के साथ ऐसा अत्याचार क्यों? इतनी खूबसूरत आत्मकथा लिखने वाला शख्स ऐसी नीचता पे कैसे उतर सकता है? अपनी इस किताब में तो लातों की मार का विलक्षण विवरण करता है, संवेदनाशील वर्णन करता है, और वही आदमी अपनी 6 माह की गर्भवती पत्नी के पेट में लात मारता है। How dare you do this to her? How? नाथ जी, अपने आप से सवाल पूछने से स्थिति का सुधार नहीं निकलने वाला है। ये बात तो साफ जाहिर है कि ये शख्स काम धंधा नहीं करना चाहता, ज्योति पर बोझ बने रहना चाहता है, और वो इसका जरा भी एहसान नहीं मानेगा। मुझे तो लगता है दलितों को यह भी नहीं मालूम कि एहसान किस चीज का नाम है। सेवा, मुझे मेरी राय देने का पूरा हक है, आप मुझे नहीं रोक सकते। और मेरी राय मैंने समाज सेवा करके बनाई है, घर में बैठकर नहीं बनाई है। मतलब ये खूबसूरत आत्मकथा और ये अनेक सुंदर कविताएं लिखने वाला आपका दलित दामाद निठल्ला होकर मेरी बेटी के पैसों से दारू पीना चाहता है, अपने दोस्तों को भी पिलाना चाहता है, और मन बहलावे के लिए उसके पेट में लात मारना चाहता है, क्योंकि उसकी बीवी उच्च वर्ण से आई है ना। उच्च वर्ण वालों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसके पूर्वजों को लाते मारी है, वो उन्हें इस तरह वापस कर रहा है। लगता है यही एक बीड़ा है जिसे उसने उठाकर रखा है। महान कार्य है ये। सेवा नहीं। और इस महान कार्य के दौरान अगर उसकी बीवी मर जाती है तो मर जाए, क्योंकि उसको दूसरी बीवी मिल जाएगी ना। अगर हमारी बेटी मर जाती है तो क्या होगा, दूसरी बेटी कहां से?
गॉड सेक सेवा प्लीज स्टॉप इट प्लीज। मुझे बोलने दो। इसलिए मैंने तय किया है, मैं ज्योति को यहां लेकर आऊंगी, सिर्फ ज्योति को, उसके आदमी को नहीं। जब तक डिलीवरी हो जाती है यहीं रहेगी वो। तुम्हारी जिद्दी लड़की अगर माने तब ना। तरह तरह से उसे समझाया, लेकिन वो मुझे कह रही है चली जाओ, दोबारा मत आना यहाँ पे। शाम को वो झोपड़पट्टी के कमरे में वापस जाने वाली है। हेलो, हाँ मैं नाथ बोल रहा हूँ, नाथ देवलालीकर जी। हाँ पढ़ी अब खूबसूरत है, निहायत खूबसूरत है। गोष्ठी रखना चाहते हैं? हाँ अच्छी बात है, रखिए। नहीं मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए। मैं तो वैसे भी इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, घर का हूँ, रिश्तेदार हूँ मैं तो। मुझे इसमें मत अटकाइए। नहीं देखिए, मेरा नाम अनाउंस मत कीजिएगा, मैं नहीं आऊंगा। हाँ अरे बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। नाना साहब से कहिए, बाबा साहब को रिक्वेस्ट कीजिए, पुला को एक कॉपी भेज दीजिए, अगर पढ़ लें तो बोल सकेंगे। हाँ मैं फोन कर दूं उनको। नहीं मुझे नहीं। देखिए भाई, मैं हेलो, मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा। हाँ सॉरी। साफ इनकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अरे भाई कितनी बार, तुम तो सुन रही थी, कितनी बार कहा, लेकिन बोल रहे हैं बोलो। और बोलना तुम्हें अच्छा लगता है? उसने लिखा भी अच्छा ही है। अगर मुझे इस किताब के बारे में बोलने को कहे तो जानते हैं मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी कि इस सुंदर आत्मकथा के लेखक ने जो भी अन्याय और शोषण के खिलाफ लिखा है वो सब एक ढोंग है। क्योंकि ये आदमी खुद मेरी बेटी का शोषण कर रहा है, परजीवी की तरह वो उसका खून चूसता है और निर्लज्ज बने जीता है, और मन बहलावे के लिए उसके पेट में लात मारता है। उठते बैठते उसकी जात का जिक्र करता है और उसके माँ बाप पर गालियों की बौछार करता है। गालियां? हमें? ज्योति नहीं कह रही थी, पड़ोसियों ने बताया। ज्योति तो उसको कहती है तू कुछ भी कर ले, मुझे कुछ भी बोल, लेकिन मेरे माँ बाप को मत बोल। और ज्योति को सताने के लिए वो तुम्हें और मुझे क्या कहता है वो? जाने दो। नहीं सेवा, मुझे बोलो, क्या बोल रहा है वो? क्या कहा उसने? छोड़ो ना अब। नहीं सेवा, मुझे जानना है क्या कहा उसने। मुझे सोशलिस्ट लीडर्स को सेवा दल की लौंडियां सप्लाई करने वाला नहीं करता है। I can't believe this. I don't believe this. और मेरे बारे में क्या कहता है? जाऊं ध्याना। नहीं सेवा, मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें। मुझे फोर्स मत सेवा करो, देखो, मुझे बताओ, मुझे जानना है क्या कहता है वो। ये आदमी क्या कहता है मेरे बारे में? सेवा नहीं सेवा, बोलो क्या कहता है वो? वो कहता है कि अब ज्योति के पिता नहीं है, अब गुरुजी की तरह नपुंसक है, और ज्योति का असली बाप तो बाबा, माफ कीजिएगा, मैं एकदम भीतर आ गया। नहीं हम तो बस यूं ही। हाँ नहीं मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं प्रकाश, भीतर जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिट हियर। बाबा, इसमें एक खबर छपी है। कौन सी खबर? छपा है कि मिडिल ईस्ट में पैलेस्टीनियन गुरिल्लों के खिलाफ इजरायली फौजों ने जबरदस्त मुहिम छेड़ दी है। इजरायली फौजों ने पैलेस्टीनियन अरब नागरिकों के तमाम गांव तबाह कर दिए हैं। जंग है जयप्रकाश। है बाबा,
पर आपको याद होगा ना कि कुछ 40 साल पहले हिटलर की नाजी फौजों ने जूस की अमानुषिक हत्याएं की थी। आप ही ने उसके बारे में किताबें दी थी मुझे पढ़ने को। और आज वही जूस पैलेस्टीनियन औरतें बच्चों के हत्यारे बने हुए हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? ये कि कभी जिनकी हत्याएं की जा रही थी आज वही दूसरों की हत्या कर रहे हैं। देखो, सुरक्षा की वजह से उनको ये सब जरूरी लगा होगा करना। हाँ, हो सकता है वैसा। हो सकता है कि अपनी सुरक्षा के लिए औरतों बच्चों पर ही गोली चलाना उन्हें सही जान पड़ता हो। पर बाबा, इसका मतलब यही हुआ ना कि कल तक जो अत्याचार के शिकार थे वो आगे चलकर दूसरों पर उतने ही घिनौने अत्याचार कर सकते हैं। और हो सकता है कि वैसा करते समय उन्हें एक अलग प्रकार का आनंद भी मिल रहा हो। यानी कल का शोषित आज शोषक बन बैठा है। कल अगर उसने गोलियां खाई थी तो आज वो किसी और पर गोली चला सकता है। यानी इंसान अनुभव के सहारे अच्छा इंसान बनता है, वो जरूरी नहीं वो और भी बड़ा शैतान बन सकता है। गलत, एकदम गलत। सिर्फ एक उदाहरण देकर तुम ऐसा उल्टा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। पागलपन है ये। मैं मानता हूं कि दुनिया भर के जूस ये अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मनुष्य की सभ्यता, जिसे स्वयं मनुष्य ने विकसित किया हो, उस सभ्यता को, उस संस्कृति को, वो टोटल सिविलाइजेशन को तुम नकार रहे हो। मैं टोटल नहीं, मैं सिर्फ उस हरामी अरुण के अपने शब्द वापस लो, वापस लो अपने शब्द। कौन से संस्कार देकर मैंने तुम्हें बड़ा किया, पाला पोसा? और किसी भी मनुष्य के बारे में कोई भी परिस्थिति में इस तरह अनादर बताना गलत बात है। हम सुसभ्य है, सुसंस्कृत है। प्रकाश ने जानबूझकर नहीं कहा, जो मन में था मुंह से निकल गया। ऐसी बात मन में लाना भी पाप है। बिल्कुल नहीं। कोई उस जैसा सलूक करेगा तो मन में आएगा ही आएगा। गलती गलत सलूक करने वाले की है या गलत सलूक देखकर उंगली उठाने वाले की? तुम्हें दरअसल गुस्सा आया है उस पे, अरुण पे। बिल्कुल नहीं। अरे उधर नहीं, इधर सतुल जी का घर इस तरफ। वो है अरुण, उसके साथ 2 और लोग भी हैं। आने दो। नमस्कार साहेब, कशा आहे तुम्ही? हो हो, बस बस। ये क्या गया है? यहां आने का कष्ट क्यों किया? मैं तो इन महानुभावों से पहले ही कह रहा था कि शिवान जी आप ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। कहने लगे नहीं आपको तो चलना ही पड़ेगा, सो हम आ गए। मैंने कही ससुराल की सैर हो जाएगी, वरना कहाँ हो पाता है आजकल आना जाना। निमंत्रणों का तांता लगा हुआ है। कहते हैं भाई भाषण देने की क्रिया कीजिए, दावत पे आने का कष्ट कीजिए, कॉकटेल का प्रोग्राम है, कम से कम चाय तो पीते जाइए। लब्ध प्रतिष्ठित लेखक है अपन आजकल, और हाई सोसाइटी में लब्ध प्रतिष्ठित लेखक का नंबर वो पालतू कुत्ते के बाद ही आता है। क्या समझे? अरे 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 परिचय कराना तो भूल ही गए। ये है हमीर राव कामले, ललित साहित्य के तगड़े निबंधकार, बहुत ही गुणी पर उपेक्षित लेखक। और ये है वामन सेठ नेवरगांवकर, दलित साहित्य के चोटी के आलोचक, होटल चलाते हैं और साथ में दलित साहित्यकारों को अपने जेब से खाना खिलाते हैं। तो इन सज्जनों की एक संस्था है प्रगतिशील दलित साहित्य परिषद। तो साहब आजकल हमारी कृति की धोती तूती बोल रही है। आपको तो ज्ञात ही होएगा। आत्मकथात्मक उपन्यास है। वैसे मेरे को एक कॉपी आपको पहली भेंट करनी चाहिए थी, पर क्या करें, बिजी आदमी है ना, ऊपर से आलसी, एकदम भूल गए। पर कोई बात नहीं, मामा से लाए होंगे एक कॉपी, हमारे प्रकाश है गई है। मामा से कब नहीं लाए? अरे नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, घर के लोग दिमाग से निकल जाते हैं। पर हमारे नाथ साहब बहुत ही वो अध्योसाय वाले व्यक्ति हैं। इनकी काक दृष्टि से कोई भी उम्दा चीज छूटती नहीं है। हमको मालूम है कि इन्होंने हमारी आत्मकथा जरूर ही पढ़ी होगी। कायनात साहब पढ़ी है कि नहीं? देखा?
हमारा अनुमान सही है कि नहीं? हाँ, गलत नहीं होते कभी। तो नाथ साहब, इन लोगों का कहना है, मतलब आग्रह पूर्वक कहना है कि उस आत्मकथा की गोष्ठी में अगर आप अध्यक्षता करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। मतलब उस बहस में एक प्रकार की वो जो गंभीरता आ जाएगी ना आपके आने से। अभी अभी आया था एक फोन। वो किसी और ही संस्था का है, वो नगर पालिका लाइब्रेरी वाले संस्था होंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो हमारे बहुत ही करीबी लोग हैं। हाँ? इनको आप मना नहीं कर सकते नाथ साहब। इसी वास्ते इन्होंने आपका नाम अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया है। बगैर मेरी अनुमति लिए? मैंने कही थी ना नाथ साहब को ये सारी चीजें पसंद नहीं है। मैंने कही थी ना। हाँ, आपने क्या कही? नाथ सोशलिस्ट है, एमएलए है, आपका ससुर है, मना नहीं कर सकते हैं, ऐसा कही थी ना आपने? वैसे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बोलने वाले। हाँ, मिल ही रहे हैं। वो सिनेमा के टिकट के लिए वो क्यों लगता है ना, वैसे वक्ताओं का क्यों लग रहा है। हाँ, सुना है कि एक एक अनुभव पढ़ के होश फाख्ता हो गए प्रोफेसर और डॉक्टरों के। कह रहे कि 5 नहीं 10 दशकों में ऐसा नहीं लिखा गया है। ऐसा गुनगुन कर रहे हैं आलोचना के क्षेत्र के आपके मच्छर। कह रहे हैं कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलेगा। अरे मैंने कहा मिलता है तो मिलने दो, अपना क्या है? अरे देखा भी है इन लोगों ने, साला जीवन किस गुदैया का गु होता है? इनके साहित्य में साला पेटी बुर्जुआइज्म, रोमांटिकवाद कूट कूट के भर रखा है। संत कवियों के बाद अपन ही तो है, और है कौन? ना साहब, इसी वास्ते इन लोगों ने वो पोस्टर और इनविटेशनों पे आपको छपाई दिया। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ना होए आपकी जिम्मेदारी, ना होए, पर लोग तो इसी वास्ते आएंगे ना कि नाथ साहब का भाषण है। आप नहीं आएंगे तो गलतफहमी फैलेगी, उल्टा सीधा कारण दिखाया जाएगा। क्या कारण? तो ऐसे तो हमारे लोग एक्सप्लेनेशन देंगे कि अपरिहार्य कारणों से नाथ साहब आदि आदि आदि। क्या है कि आजकल लोग बाग बहुत ही चालू हो गए हैं। वो एक और एक को जोड़ के 11 कर देंगे। हो सकता है कि वो कहे कि आजकल दामाद और ससुर में बनती नहीं है। हो सकता है ये कहे कि हम आपकी बिटिया के साथ मारपीट करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि हमने आपकी बिटिया को घर से निकाल दिया है। क्या भरोसा लोगों का? कुछ तो ऐसे भी तीरंदाज हैं जो ये कह दे कि दामाद की उन्नति ससुर से सहते नहीं बनी। दलित दामाद को साहित्य में उच्च स्थान पाते देख सोशलिस्ट सवर्ण ससुर का जी जल के कोयला हो गया। नॉनसेंस। लोग मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। सही बात। आप लोगों ने इनका नाम डाल के गलती की है। अब कुछ गड़बड़ घोटाला हो ना तो हमको गाली मत देना। अच्छा, हम बेकार में आग्रह नहीं करते। आप ठहरे कामकाजी आदमी, आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ, ये सब तो छोटी जात वाले, मुर्दा जानवर का गोश्त खाकर पलने पूछने वाले। छे, अरे तो हमारा हो भाग्य कि एक सवर्ण सुचिता घराने की गोरी चिट्टी लौंडिया हमारे बाटे आ पड़ी। हमारी आदरणीय सासू जी तो बहुत पहले से ही हमसे नाराज थी। उनको लगा होगा कि एक गोरटा सोने की सिकड़ी पहनने वाला डिग्रीधारी दामाद मिलेगा जिसका पैंदा ऊंची कुर्सी से चिपका होए। कर्म में लिखे थे अपन, कवि और लेखक, ऊपर से दलित, गाड़ में नहीं लंगोटी। साहब, अब नहीं आओगे अध्यक्षता करने? आप मुझ पर निर्भर न करें।
कोई और दुकान देखते हैं। अरे अध्यक्ष का क्या है, टके शेर मिल जाते हैं। हाँ? वो तो गोष्ठी की प्रतिष्ठा का सवाल था, उसी वास्ते हम लोग नाथ साहब के यहाँ अपने पैर के धूल झाड़ने आ गए। चलो 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 चलो, ढूंढते हैं कोई सर्वोदया प्रोफेसर या फिर कोई मार्क्सवादी विद्वान, इनविटेशन का पत्र देख रहे होंगे वो लोग। इन लोगों की खामख्याली थी कि नाथ साहब जो हैं दलितों के हिमायती हैं, एक गांव एक कुआं के ऊपर सत्याग्रह करते हैं, विधानसभा में समाजवाद पर भाषण देते हैं और आदर्शवाद की पुंगी बजाकर अपनी बेटी को दलित से ब्याह देते हैं। इसीलिए वो जरूर ही आएंगे। खामख्याली थी इन लोगों की। ओहो साले साहब, कैसी चल रही है आपकी वो संगीत चुतियापा? गुड गुड बाय। स्काउंडरल! मुझे बगैर पूछे मेरा नाम छाप दिया। क्या लगा मुझे ब्लैकमेल करोगे ऐसे? मैं घुटने टेक दूंगा। मेरी बेटी की दुर्दशा को सहन करके बड़ी सभा में खड़ा होकर लाचार विशेषण लुटाऊंगा उस पर। मिटली आ रही थी मुझे उसके उन्मत्त अहंकार पे। क्या यही है वो आत्मकथा लिखने वाला लेखक? विश्वास नहीं होता। आज उसके यहां आने से ये पूरा घर, ये लिविंग रूम, आज का दिन सब कुछ मैला हो गया है। सिवा नहाने को जी कर रहा है मेरा। धो डालो ये सारी फर्श धो डालो, ये घर धो डालो। ये सब गंदा हो गया है, छूट लग गई है उसे। ऐसे चला गया जैसे दंगल जीत कर पहलवान अखाड़े से जा रहा हूं। अरे तो हम भी दंगल खेलना जानते हैं। कह दो उसे कि भ्रम में न रहे, क्या मोम से भी मुलायम है। वज्र तक को चकनाचूर करने की निष्ठा है हमारी। ये नाथ देवलाली कर न किसी की जेब में पड़ा रहा है और न कभी पड़ेगा। एक बात कहूं? बोलो। तुम्हें भाषण देने जाना पड़ेगा। और माय डेड बॉडी। पहले मेरी बात सुनो, फिर जो चाहे तय करना। हम लोग बुरी तरह फंस गए हैं। ज्योति की आज की हालत देखकर डर लगता है मुझे। सवाल उसके जीवन मरण का है। तुम्हारे सिर्फ मना करने से वो उसे और सताएगा। अगर तुम सच में नहीं गए तो न जाने क्या करेगा वो। इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा, भाषण देना पड़ेगा, अध्यक्ष बनना पड़ेगा और पुस्तक की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि यही हमारी जरूरत है। नाराज मत होना, लेकिन इस सब के जिम्मेदार तुम ही हो। एक्सेप्ट। मैं गोष्ठी में जाऊंगा, अध्यक्ष बनूंगा, उसके पुस्तक की प्रशंसा करूंगा, जितनी भी बन पड़े। पानी ला दूं? कॉफी पियेंगे बाबा? जरा अंदर चलकर आराम कर लीजिए। सिर दबा दूं अगर कहें तो।
आराम पाएंगे। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट। कपड़े बदलने के लिए अंदर जाने के बजाय यहां आकर बैठ गया, दैट्स ऑल। आपकी पसंद का रविशंकर का रिकॉर्ड बजाओ। क्या बात है प्रकाश जी, पितृभक्ति के सारे रिकॉर्ड्स आज तोड़ रहे हैं। नहीं, बस ऐसे ही कहा कि इट वॉज अ गुड स्पीच, है ना प्रकाश? हाँ, लोग भी कह रहे थे कि बाबा का भाषण सबसे ज्यादा नपतोला और टू द पॉइंट था। तुम दोनों ने झूठ बोलने की होड़ बंधी है क्या? झूठ कैसे? मैं जो भाषण देता हूं वो मैं खुद सुनता भी हूं। मेरा भाषण निहायत कंडम था, निरर्थक शब्दों वाला, गोलमोल, सपाट, खोखला भाषण था मेरा। हमें तुम्हारा भाषण अच्छा लगा। ये क्या नौबत आन पड़ी है तुम पर कि तुम अपना स्वभाव भूलकर मेरी हाँ में हाँ मिलाई जा रही हो? तुम जानती हो मैंने वाणी पर कैसा बलात्कार किया था आज। तुमने बस अपनी राय जाहिर की। मेरी राय उस पुस्तक के बारे में अच्छी नहीं है। पर उस दिन पूरी पुस्तक पढ़ के तुम ही तो। उस दिन मैं मूर्ख था, ना समझ था, लेकिन आज मैं ना समझ नहीं हूं। सेवा, वो पुस्तक आत्मकथा नहीं है, उपन्यास है। आत्मकथा एक यथार्थ जीवन जीने वाले आदमी की तस्वीर होती है, और वो तस्वीर सत्य हो ये देखने की जिम्मेदारी भी वो आत्मकथा लिखने वाले लेखक की होती है। लेकिन ये सत्य खालिस असत्य है, पाखंड है, चालाकी से भरा हुआ कलात्मक पाखंड, और इसीलिए वो धोखा दे है। इसमें से उभरती उस आदमी की तस्वीर झूठी है, उसके जीवन मूल्य नकली हैं। आत्मकथा का लेबल ऐसे उखाड़ के उस पर एक नया लेबल लगाना चाहिए कि मित्रों, ये यथार्थ जीवन पर आधारित एक मनगढ़ंत उपन्यास है। इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। सभी दलित ऐसे नहीं होंगे, नहीं ही होंगे। वो वेदना जानते हैं, उन्होंने खूब बड़ी कीमत चुकाई है ऊपर आने के लिए। वो व्यथा समझते हैं अपनी, दूसरों की। सेवा, ज्योति ज्योति को देखा तुमने? कितनी दुबला गई है वो। देर से आई थी और पीछे कहीं बैठी थी चुपचाप। मंच पर से उसने देखा तो होक उठी। जाकर पहुंच जाऊं उसके पास, उसे सीने से लगा लूं और पूछूं कि बेटा ये क्यों ऐसा हाल बना रखा है तुमने अपना? उसके चेहरे पर मैं मेरे भाषण का खोखलापन साफ साफ पड़ रहा था। वो छोटी थी तब से मेरी वक्तृत्व कला की अधिकारी समीक्षक रही है। जब कभी भी घर आता तो मुझे कहती कि बाबा, ये आपका बकवास था भाषण, फिर से ऐसा मत कीजिएगा। और अगर उसे अच्छा लगता तो उसकी आंखें आनंद और गर्व से छलक छलक उठती थी। काश आज वो छोटी ज्योति मेरे पास होती। लेकिन सिर्फ मेरी बेईमानी की वजह से उसका जीवन सहन करने लायक थोड़ा बना होगा। नहीं, तुमने मेरी बात रख ली। क्या? समझ नहीं आता मैं कैसे उरीन हो पाऊंगी। तुम्हारे लिए थोड़ी किया मैंने ये तो मैंने मेरी मासूम सी जिद्दी बच्ची के लिए किया। मेरी वजह से उसने अपनी जिंदगी का जो सत्यानाश किया है ना, उसके मुकाबले में ये कुछ नहीं है। क्या ये सब कहना जरूरी है? हाँ प्रकाश, कभी ना कभी तो आत्म परीक्षण करना होगा। नाथ, उसने जो भी किया
अपनी जिद में किया, तुम क्यों अपने मत्थे मर रहे हो? नहीं, मैं जानता हूं शायद वो अपने पाँव पीछे ले सकती थी। वो भावावेशी है, लेकिन उथलापन नहीं है उसमें। लेकिन हमने सोशल कमिटमेंट करके उसे सूली पे चढ़ा दिया कि जाओ बेटा, आगे बढ़ो, कैरी ऑन जो। ये तो एक सामाजिक प्रयोग है। उस वक्त जातिवाद और जात पात को जड़ से उखाड़ने का निश्चय करके बैठा था ना मैं। वापस आने के उसके सारे रास्ते मैंने ही बंद कर दिए। ना तुम ना खुद को कोस रहे हो। आपकी आवाज भी आज बहुत ही थकी थकी जान पड़ती थी। गलत गलत। अरुण आठवले के मास्टरपीस को पढ़कर मेरा गला भराया। मैं जानबूझकर वो गला भर लाया। एक एक शब्द चुन चुन के मैं मैदान में उतारता था और उसकी निर्मम हत्या करता था मैं। क्यों? ये पाप मैंने क्यों किया? अपनी फूल सी बच्ची को बचाने के लिए। अगर था तो उसका एक ही अपराध था, उसने अपने बाप पर जरूरत से ज्यादा विश्वास किया। उसने अपने बाप के संस्कार लिए, अपने बाप का मानवतावाद और उदारतावाद, उसका व्रत उसने बना लिया। जयप्रकाश जी, अब आप एक काम कीजिए, आप तत्क्षण आपके बाप को नकारिए। उसका पोंगापन और उसका भावावेश, इसको बराबर ध्यान से देखना सीखिए। आप उस पर विश्वास मत कीजिए। विश्वास करेंगे तो आप भी वो गड्ढे में गिरेंगे। फिजूल की बात मत करो। चलो उसे नकारिए। चलो इधर चलो। डोंट फॉलो हिम। चलो चलो अंदर डोंट चलो। फॉलो हिम। कहां से करता है इस तरह? मैंने कभी आपको आदेश दिया है? चलिए। जो बाबा कहाँ है? अंदर है, माँ भी वही है। कहाँ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। मगर तुम कैसे? ऐसे ही, मुझे बाबा के साथ बात करनी थी। वहाँ गोष्ठी में संभव नहीं था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। इतनी रात गए? वो सोए तो नहीं है ना? पता नहीं, खुद ही देख लो। नहीं, वो सोए नहीं हो तो उनसे कहना मैं आई हूँ और मुझे उनके साथ कुछ बात करनी है। और अगर सो गए हो तो माँ से कह दो तुम आई हो। हाँ कह दो, मगर मुझे काम बाबा के साथ ही है। अगर ज्योति, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ ना। हेलो। हाँ मधु, नाथ जी सो रहे हैं, जरा तबीयत ठीक नहीं। नहीं कहीं खास नहीं। हाँ मैं कहती हूँ फोन करने को। हाँ जाते में। अगर ज्योति, हाँ का तमाशा है? मुझे बाबा से बात करनी थी। वो आ रहे हैं, आओ। खाना भी तैयार है, आओ। खाना खाकर जाना, अगर ऐतराज ना हो तो। जो? अरे बेटा, तुम कब आई? लेकिन अच्छा किया तुम आ गई। अभी मैं बात कर रहा था सेवा के साथ तुम्हारे बारे में। मैं उसे कह रहा था कि मेरे भाषणों की सबसे पहली आलोचक मेरी जो है। आओ बेटा अंदर आओ। जो बेटा, मुझे माफ करना, आज तुम्हें मेरा निहायत ही रद्दी भाषण सुनना पड़ा। पता नहीं क्या बात थी, मैं आज कुछ जान नहीं डाल पाया भाषण में। मतलब इतने दिनों के बाद तुम सामने बैठी थी वहां और मैं बोले जा रहा था, लेकिन कुछ था। बहुत ही घटिया बोला।
तुम्हें लगा होगा कि ये तुम्हारा बाप किस काम का। मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो आओ तो सही अंदर। चलो हम खाना खाते खाते बात करते हैं डाइनिंग टेबल पे। सेवा तैयार है ना खाना? हाँ तो चलो, आओ आओ आओ। क्या है, निवाला मुंह में जाते ही मैं बोलना कम कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। चलो। नहीं, यही बात करेंगे, यही ठीक है। क्या मेरे यहाँ रहने से तकलीफ है? हाँ, ना रहो तो अच्छा। बोलो। आज की गोष्ठी में आप क्यों गए थे? क्यों गया था? अरे भाई, मेरा नाम छपा था वहां। आपने भाषण क्यों दिया? क्योंकि जब हमें गोष्ठी में कोई बुलाता है तो भाषण देने के लिए। झूठ क्या? आप अरुण की पुस्तक पर क्यों बोले? अरे भाई, रद्दी बोला, वही कह रहा था, लेकिन पुस्तक मुझे अच्छी लगी। बाबा खोटा नका बोलो। अरे पुस्तक आपको पसंद नहीं आई। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? पसंद आने पर कोई ऐसे भाषण देता है? बताया ना मैंने। आप इसलिए वहां गए थे और बोले थे क्योंकि आपको डर था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अरुण मेरे साथ और भी अत्याचार करेगा। वो कंसिडरेशन नहीं था, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता। वही कंसिडरेशन था, दूसरा कोई कंसिडरेशन नहीं था। बाबा, आपका आज का भाषण रद्दी तो था ही, लेकिन वो ऐसा था जैसे लोग भाड़े पर बोलते हैं। भाड़े पर बोलने गए थे आप? भाड़े पर तारीफ करने गए थे? जो मैं भले ही मर जाती, लेकिन आपने भाषण क्यों दिया? हाँ, क्यों मुझ पे यह एहसान किया आपने? अरे एहसान काहे का? तो हमारी घर की है। नहीं, मैं इस घर की नहीं हूं। देखो, अभी तुम गुस्से में हो इसलिए ऐसा मैं इस घर की नहीं हूं बाबा, आप में से किसी की भी नहीं हूं। दोबारा मत कहिएगा। अच्छा, तो किसकी हो भाई? आप जानते हैं मैं किसकी हूं। मैं उसकी हूं जिसे आप पसंद नहीं करते, जिसे आप अछूत मानते हैं ना, मैं उसकी हूं। आपका पाक साफ मन जिसे छूकर नापाक हो जाता है ना, मैं उसकी हूं। तुम गलत सोच रही हो बेटा। इस घर ने अरुण जी को हमेशा आदर दिया है, एक कवि और एक लेखक होने के नाते। वो देखा मैंने आपके भाड़े के भाषण में, झूठे धोखाधड़ी वाले भाषण में। मैं जान रही थी आप असल में क्या कहना चाहते थे, सुन रही थी वो जो आप बोल नहीं पा रहे थे। आपकी निगाहें जब भी उसे देख लेती थी जहर टपकाती थी। गोष्ठी खत्म होने के बाद उसने आपसे आकर मिलने की कोशिश भी की थी। मैंने ये भी देखा कि कैसे आपने अपने परम आदरणीय को एकदम ठंडेपन से नजरअंदाज करके चल दिए थे। नाथ जी, आज के बाद आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। आपके मन में अरुण के लिए अपार घृणा ही है और कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है। जो अरुण जी के लिए नहीं, उनमें बसी कुछ प्रवृत्तियों के लिए। प्रवृत्तियों के लिए? आपकी यही बातें सुनते सुनते तो मैं बड़ी हुई हूं। मनुष्य से नहीं, उसकी बुरी प्रवृत्तियों से नफरत करो। बुनियादी तौर पर मनुष्य बुरा नहीं होता है, बुरी होती है उसकी प्रवृत्तियां। इन प्रवृत्तियों को बदलना है, जड़ समेत नष्ट करना है, और फिर देखिए ये धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। जरूरत है मनुष्य के भीतर छिपे हुए भगवान को जगाने की। सब बकवास है, धूर्तों की बकवास है सब। सच तो ये है कि मनुष्य और उसकी प्रवृत्तियां ये दो अलग चीजें हो ही नहीं सकती है। दोनों एक है, अखंड है। मनुष्य को आप या तो पूरा का पूरा स्वीकार कर सकते हैं या नकार सकते हैं। कई बार तो आप ये भी चुनाव नहीं कर पाते हैं। मनुष्य के भीतर छिपे हुए भगवान को जगाने की गरज है। ये एक उलझुल ख्याल है।
आपकी वजह से ये जानने के लिए मुझे 20 साल गंवाने पड़े। अपने अनुभव के बल पर सीखना पड़ा। अरुण आठवले नामक मनुष्य से मिलना पड़ा। बाबा, आपने मुझसे जो छिपाया था ना, वो अरुण ने मुझे दिया है। एहसान तो मुझे उसका मानना चाहिए। नहीं जो, ये मसला ऐसा नहीं है कि जो दो बातों में उड़ा दिया जाए। इस पे ठंडे दिमाग से विस्तार पूर्वक चर्चा। आप कीजिए बातें विस्तार से और ठंडे दिमाग से। मेरे पास समय भी नहीं है और ठंडा दिमाग भी नहीं है। मुझे अपनी लड़ाई लड़ने जाना है। रात को शराब के नशे में धुत होकर अरुण जब मेरे सामने आता है ना, तब आइएगा कभी हिम्मत हो तो। उसकी आंखों में जंगली जानवर उतर आता है। उसके होठों पर, चेहरे पर, शरीर के एक एक अंग में अरुण जानवर ही होता है। पहले पहले पागल की तरह मैं उस अरुण को ढूंढा करती थी जो बुरी प्रवृत्तियों से परे है। वही धुन बांध लेती थी, उसे इस बाहों में समेट लेती थी। अनुभव ने मुझे सिखाया कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। वो जानवर भी अरुण है और वो प्रेमी भी अरुण ही है। राक्षस पंतोत से अड़ी कवि पंतोत से, ये दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। एक में एक है, एक है। कुछ इतने एक सा कि कभी कभी ये भी पता नहीं चलता कि कौन सा प्रेमी है और कौन सा राक्षस। प्रेम के उन्माद में मिलती है गंदी गंदी गालियां और पिटते कुटते समय अचानक भावुक और गहरे चुंबनों की बारिश। खौफनाक दूरदशा झेलकर टूटी देह सो जाती है और उठकर काम में लगती है। तब हाथ लगती है टीसती व्यथा को छलकाती अधूरी कविता की 4 भावभीनी पंक्तियां। इन पंक्तियों से नए सिरे से प्रेम करना आरंभ करती है और वहां कान में घुसती है नीच और धूर्त योजनाएं कि कैसे फला फला ईमानदारी हितैषी को उल्टे छुरा मूंढा जाए। ये सब एक ही मनुष्य करता है, एक ही समय करता है। मुझे बतलाइए, कौन सी पशुता को जड़ समेत नष्ट करूं मैं? कौन से भगवान को जगाऊं? बतलाइए मुझे। बाबा, इन सबको मिलाकर अरुण बना है और वो जैसा है वैसे ही मुझे स्वीकार करना होगा, क्योंकि मैं उसे नकार नहीं सकती। क्यों क्यों नहीं? अगर ऐसा होना है तो उसमें भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो नहीं होना है बाबा, वो नहीं होना है, क्योंकि लड़ाई में पीठ दिखाना गलत है, ये आप ही ने तो हमें सिखाया था। परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना कायरता है, ये तालियां लूटने वाला वाक्य आप ही कहते रहे हैं, और ये कहकर कि हमारा बाप कितना महान है, हम तालियां पीटते रहे हैं। लक्ष्य की आसक्ति लेकर चल रहा हूं, आशाओं को जगाकर पल रहा हूं, है किनारा कायरों का राह मेरी हर लहर। ये और ऐसी बीसियों कविताएं आपने ही हमसे रटवाई है। बाबा, ये ड्रग हमारे खून में घुल मिल गया है। इस जहर ने हमारी सबूची चेतना को मुर्दा बना दिया है। हम भाग कर नहीं जा सकते। अब छोड़कर भाग जाना भले ही बुद्धिमानी हो, लेकिन हम यही घोंपते रहेंगे कि ओरे सैनिक आगे बढ़ तुम, और एक्सपेरिमेंट की गिनी पिग की तरह जान गंवाते रहेंगे। और आप मनुष्य के भीतर सोए हुए भगवान को जगाएंगे और आराम से जीते रहेंगे। नहीं नहीं ज्योति, यही सत्य है बाबा, यही सत्य है। और आपको छोड़कर ये सत्य मैं और किसे सुनाती? इसीलिए यहाँ आई थी। जाती हूँ। नहीं ज्योति, सुनो मेरी बात, हम शांति से सोचेंगे इसके। सोचिए आप। मुझे अब सोचना बंद करके जीना सीखना है। बहुत सोचती हूँ, बहुत तकलीफ पाती हूँ, मारपीट से नहीं, विचारों से तकलीफ पाती हूँ। मुझे माफ कीजिए, जो मुंह में आया वो कह गई, लेकिन आपका आज का पाखंड देखकर बहुत चिढ़ हुई।
लगा कि आखिर किस लिए इस आदमी ने हमारी ही देह में भलाई और सच्चाई का ड्रग रोज सुबह ठूसा। अगर यही आदमी अपने तमाम चक्रव्यूहों में से बाहर निकलकर जी सकता है तो क्यों इसने हमारी राह बंद की? मैं भूल नहीं पाई हूं एक दृश्य जो बरसों पहले देखा था। स्कूल के रास्ते पर एक आदमी ने एक बहंगी के 2 टोकरियों के ढक्कन खोले और उनमें से निकले कांपते, लड़खड़ाते, डगमगाते मनुष्य जैसे चिमड़ी हुई खाल ओढ़े झुर्रियों भरे 2 जीव। किसी ने बताया था कि वो लोग छोटे बच्चों को पकड़ ले जाते हैं और उनके हाथ पांव काटकर उन्हें अपाहिज बना देते हैं। मैं आपको कटु शब्द सुना रही हूं बाबा, लेकिन आपने हमें ज्योति, ज्योति, फिर तो वापस तो आओगी ना बेटा? नहीं, यहां आते ही मुझे अपनी दुनिया से नफरत होने लगती है। देर से ही सही, जो सत्य देखा है उसे अनदेखा करके दोबारा अंधी हो जाना चाहती हूं। मां से सॉरी कहिएगा और उसे बताइए आप में से कोई भी कभी भी मेरे घर नहीं आएगा, ये मेरा आदेश है। लेकिन बेटा तुम्हारी डिलीवरी। मेरा पति है, विधवा नहीं हूं मैं, और अगर हो भी जाऊंगी तो आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दूंगी। मेरा नाम ज्योति यदुनाथ देवलालीकर नहीं है। मैं ज्योति अरुण अठवले हूं, एक मेहतरानी हूं। हरिजन नहीं कहूं, मला राग है त्या शब्दाचा। मैं हरिजन नहीं, मैं मेहतरानी हूं। जैसे महारानी होती है ना, वैसे ही मैं मेहतरानी हूं। मुझे मत छूइए, मेरी छां से बचिए, वरना मेरी आंच आपके सुखासीन मूल्यों को झुलसा कर रख देगी।